हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके पार्ट 1 के बारे में, जिसके अंदर हम इसके 2 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अब जैसे ये आपके यूनिट नंबर 1 है, वैसे तो हमने सोचा था कि 1 शॉट ही आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो ये पूरा कंटेंट है काफी ज्यादा लेंथी जा रहा है, तो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे, जिससे आपको अच्छे से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो जो आज की आपकी वीडियो रहेगी वो रहेगा पार्ट 1, और इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसके अंदर आपके टॉपिक आते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स विद एग्जांपल, ये रहेगा। देन आपका इधर रहेगा एरर वाला पार्ट, और इसके अंदर कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट रहेगा आपका पार्ट 1, जो आज के इस वीडियो में अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रहेगा आपका पार्ट 2 में, जिसमें हम इंप्योरिटीज प्लस लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर थोड़ा बात करें इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, तो देखो ये सब्जेक्ट आपका 2 सब्जेक्ट से मिलके बना है, यानी कि एक इसमें आता है एनालिसिस और एक इसके अंदर है इनऑर्गेनिक। तो वैसे तो हमने पूरे सब्जेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रो के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपने अगर वो नहीं देखी हो तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट नंबर 1 है ना, वो मोस्टली पार्ट हमारा एनालिसिस के अंदर से आता है। यानी कि देखा जाए तो आज की इस पूरी की पूरी वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को अच्छे से कवर करेंगे, जो एनालिसिस के अंदर का पार्ट है। बाकी देखो, वीडियो से पहले मेरी छोटी सी आप लोगों से बातचीत है कि आप लोग कॉलेज में जाने लगे हो तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक नया नया होता है ना, हम कॉलेज में जा रहे हैं, पूरी एक लाइफ बन रही है, नए नए दोस्त बन रहे हैं, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है, और ये फील्ड थोड़ा अलग है, तो आपको थोड़ा लैब वगैरह इन सब में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। और बस इतना याद रखना है कि देखो, केवल फार्मा इज ऑलवेज विद यू, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट होता है, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड, साथ में कोई कॉलेज वाला वैसा भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हेल्पलाइन नंबर पर भी डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस ये समझ लो कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और ये जर्नी हम लोग साथ में पूरी पूरी करने वाले हैं। बाकी रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि देखो, वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे आपको सारी कहानी क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इंटरेक्ट करने का, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप उसी टाइम कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोगों का बना रहेगा। तो चलिए फिर अब डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी हमको बात करनी है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, कि ये एनालिसिस एक्चुअल में हमारी क्या होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मानते हैं। मान लेते हैं कि भाई आप लोग कॉलेज गए हो और आपकी ना उस दिन लैब है, ठीक है। अब लैब में जैसे ही आप पहुंचे हो, तो जो आपके टीचर हैं लैब में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या दिया, एक बीकर लेते हैं, और बीकर के अंदर क्या करते हैं, 100 ml के करीब वाटर यहाँ पे मिला देते हैं। अब पानी जब डाल दिया तो उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चम्मच कोई भी अननोन ड्रग या अननोन सैंपल क्या करते हैं, इसमें डाल के और अच्छे से पूरे को मिक्स कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, बच्चों से यानी कि आप लोगों से बोलते हैं कि आपको क्या करनी है, पता लगाना है कि इसके अंदर जो मैंने ड्रग मिलाया है वो ड्रग एक्चुअल में कौन सा है, और मैंने जो मिलाया है वो एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो अब लोग क्या करोगे, आप या तो कुछ टेस्ट वगैरह परफॉर्म करोगे पता लगाने के लिए कि कौन सा ड्रग है, उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। दूसरा काम क्या करोगे, इसमें से ड्रग को पहले पूरा मतलब प्योर फॉर्म में बाहर निकालोगे, देन उसका वेट करोगे, देन आप बताओगे कि इसके अंदर कितना ड्रग हमारा प्रेजेंट है। यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप उस ड्रग की एक तो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, दूसरा आप एनालाइज कर रहे हो, यानी कि एक तरह से डिटरमाइन कर रहे हो कि ड्रग की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा आप लोग काम कर रहे हो कि आप यहाँ पे एनालाइज भी कर रहे हो, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर रहे हो ना, ये पूरा का पूरा फंडा ही आपका क्या होता है, एनालिसिस के अंदर आता है। यानी कि जो आपका मेन टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे जो एनालिसिस वर्ड है वो आपका आया हुआ है एनालाइज करने से, यानी कि हम कोई चीज को जब पता लगाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि भाई तू वहां जा रहा है ना, वो चीज एनालाइज करियो, वो चीज को गौर करके देखना कि यार वो कैसे क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप कोई भी यानी कि पूरे फार्मेसी के अंदर जब आप किसी ड्रग की क्वांटिटी को पता लगा रहे हो, आइडेंटिटी को पता लगा रहे हो, तो वो एक्चुअल में एनालाइज करना हो गया। और वो एनालाइज जो आप सीख रहे हो पूरा पूरा फंडा, वो आपका आता है एनालिसिस के अंदर में। यानी कि ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये आपकी फार्मास्यूटिकल साइंस की वो ब्रांच हो गई है जिसके अंदर आप लोग अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की टेस्टिंग करते हो, और टेस्टिंग के अंदर आप 4 मेन बातों का पता लगाते हो। पहली होती है, मान लो ये मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था, तो यहाँ पे पहली बात होगी आइडेंटिफिकेशन, कि आप यहाँ पे पता लगा रहे हो कि यहाँ पे जो सैंपल यहाँ पे मिलाया है सर ने वो कौन सा है, यानी कि व्हाट सब्सटेंस इज प्रेजेंट। सेकंड आता है प्योरिटी। अब जैसे मान लो ये तो चलो वो है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में आने वाले हैं, इंजेक्ट होने वाले हैं, तो अगर वहां पे कोई भी गंदगी प्रेजेंट होगी ना, वो नुकसान पहुंचाएगी, यानी कि इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप लोग चेक करते हो प्योरिटी को, यानी कि ये जो हमारा सब्सटेंस है फ्री फ्रॉम अनवांटेड इंप्योरिटी, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई इंप्योरिटीज हमारी प्रेजेंट तो नहीं है, गंदगी हमारी प्रेजेंट तो नहीं है। थर्ड हमारे आता है स्ट्रेंथ। अब वही मैंने बोला कि यहाँ पे जो आपने ड्रग मिलाया है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्योंकि जब तक मान लो कोई ये टैबलेट वगैरह है, जब तक आप ये नहीं
पता लगा लेते हैं कि इसमें कितनी mg ड्रग है, तब तक आप दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को हम लोग देंगे मान लो 10 mg 20 mg, या और बड़ों को देंगे भाई 20 25 30 50 mg या 100 500 mg, यानी कि यहाँ पे क्या है फर्क होता है। इसीलिए हमें जो है ड्रग की क्वांटिटी पता लगाना भी जरूरी है। तो स्ट्रेंथ हमारी आती है हाउ मच एक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट, यानी कि इस मान लो पूरे सॉल्यूशन के अंदर में कितना एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है। और देन लास्ट हमारा आता है क्वालिटी। अब इसमें क्या होता है कि आप ये चेक कर रहे हो कि इसके अंदर जो ड्रग हमारा प्रेजेंट है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब जैसे मान लो एक टैबलेट है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ कि इसमें ना आपका 500 mg पैरासीटामोल प्रेजेंट है, लेकिन हो सकता है कि पैरासीटामोल तो 500 mg है लेकिन ये लो क्वालिटी का है, यानी कि इसकी क्वालिटी वैसी अच्छी नहीं है। जैसे हम लोग एग्जांपल में बोलते हैं ना कि आईफोन अच्छे होते हैं, सैमसंग के अच्छे होते हैं, वहीं पे जो लोकल क्वालिटी उनको थोड़ा बुरा बता देते हैं, तो वो भाई अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसी तरह की हमारी कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, तो दवाइयों में हम ये अच्छा बुरा नहीं कर सकते। दवाइयों में हमें यही देखना होता है कि हर दवाई हमारी भरपूर क्वालिटी की हो, यानी कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, जिससे बॉडी में जाके वो फायदा ही करे, कोई नुकसान ना करे। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी ड्रग के बारे में ये 4 बातों को पता लगाते हैं तो वही हमारी एनालिसिस कहलाती है। सिंपल सा फंडा है, बाकी इंट्रो वीडियो में हमने और अच्छे से इसके बारे में बात की थी। अब एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक टैबलेट है, मान लो ये है, अब ये क्लेम कर रही है कि इसके अंदर ना 500 mg हमारा पैरासीटामोल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में चेक करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब भी कोई ड्रग हमारा बनता है, कोई भी मेडिसिन हमारी बनती है, तो उसके अंदर एक तो होता है मेन एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारी बॉडी में जाकर असर दिखाएगा, लेकिन साथ में कुछ हमारे एक्सीपिएंट्स भी मिले होते हैं। और हमें क्या करना होता है कि मेन ये पता लगाना होता है कि ये एपीआई है वो हमारा 500 mg है या नहीं है। अगर उससे कम हुआ तो हो सकता है ड्रग हमारी उतनी इफेक्टिव ना रहे, उतना अच्छा काम ना करे। अगर इससे ज्यादा हो गया तो हो सकता है हमारी बॉडी में जाके ये नुकसान पहुंचाए। इसीलिए हमें जो है एक्चुअली ये कंटेन करता है या नहीं करता है, ये पता लगाना होता है, और पता लगाने वाला हमारा एनालिसिस वाला फंडा हो जाता है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मान लो ये ड्रग है और एक सब्सटेंस है, तो हमें पता लगाना है कि ये सब्सटेंस हमारा एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट है। तो यही सारी बातें हमारी एनालिसिस के अंदर आ जाती है। अब एनालिसिस को हम यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है क्वालिटेटिव, यानी कि यहाँ पे मेनली क्या है, क्वालिटी के बारे में पता लगाते हैं। जो मैंने बोला कि जैसे ये मान लो, तो इसके अंदर हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन सा ड्रग प्रेजेंट है और वो प्योर फॉर्म में या नहीं है, तो ये हमारी क्वालिटेटिव हो गई। सेकंड क्वांटिटेटिव आता है, इसमें क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ड्रग प्रेजेंट है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर हमें वो क्वांटिटी पता चल गई तो हमें यहाँ पे ड्रग के बारे में, मतलब ड्रग की क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं कि भाई कितना प्रेजेंट है वो हमारा। तो अब हम बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में, यानी कि ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, अगर कोई बंदा इसको पढ़ लेता है तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या सीख जाएगा। तो ये मानो कि जो एनालिसिस है ना, इसके वाइड स्कोप है हमारे डेवलपमेंट वाले एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में। अब क्या क्या होते हैं, तो जैसे मान लो कोई हमारी एक बड़ी कंपनी है और उसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे हमने टैबलेट वगैरह बना के तैयार कर ली है, तो उसको ना मार्केट करने से पहले, यानी कि पेशेंट के पास भेजने से पहले चेक किया जाता है कि जो टैबलेट हमारी बनी है उसके अंदर एक्चुअल क्वांटिटी में ड्रग प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज तो नहीं है, या वो हमारा सेफ है या नहीं है। तो ये सारी बातें हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। और जब आप लोग डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जब कंपनी में आप जाओगे ना, तो एक डिपार्टमेंट वहां पे आता है QA, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस, और QC। तो इन डिपार्टमेंट में जाके आप लोग जॉब भी ले सकते हो और वहां जाके पूरा ये कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा आप लोगों ने बोला, मैं कुछ ऐसी बातें भी आपको बताता रहूंगा। और एक किसी बच्चे ने शायद बोला था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज भी बताते रहना, तो बीच में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है तो वो भी मैं आपको यहीं के यहीं बताता रहूंगा। तो मेन हमारे स्कोप क्या है, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको पढ़ने के बाद यानी कि एनालिसिस सीखने के बाद हम लोग किसी भी ड्रग की पहचान कर सकते हैं क्या कैसे होता है। देन प्योरिटी, हम क्या कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को पता लगा सकते हैं। देन एसे एंड स्ट्रेंथ, यानी कि हम कोई भी जो ड्रग सैंपल है इसके अंदर कितना ड्रग प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल वही है कि हम यहाँ पे क्वालिटी भरपूर है या नहीं है। और थर्ड लास्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसके बाद हम नए नए ड्रग की खोजबीन भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बेसिक फंडा हमारा आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन ये वाली नहीं लिखनी है। ऐसा देखो, हम क्या जानते हैं कि जब हम एग्जाम में लिखने जाते हैं ना, हम थोड़ा अलग ही लिख के आते हैं, कुछ बना बना के लिख के आते हैं। तो मेरी आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, बिना देखे, बिना AI के, बिना गूगल के आपको क्या करना है, एक अपने मन से एनालिसिस को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जो अच्छी कमेंट लिखेगा उसको हम देखेंगे, तो देखते भाई कितने लोग यहाँ पे अच्छी और परफेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे आता है पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो देखो ये टॉपिक हमसे कहना क्या चाहता है। तो अब तक मैं आपको क्या बता रहा था कि देखो एनालिसिस एक्चुअल में हमारी साइंस की वो ब्रांच है, फार्मेसी की वो ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सा ड्रग या कैसे प्रेजेंट है, यानी कि टोटल हम ओवरऑल एनालाइज कर रहे हैं। पर कैसे करेंगे ये भी तो है, हमारे कुछ मेथड होते हैं, तो कैसे करेंगे। तो जिन टेक्निक यानी कि जिन मेथड की मदद से हम लोग ये चारों बातों को पता लगाने वाले हैं ना, उन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि देखो जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। अब ये अलग अलग क्यों बनी है, हम बोलेंगे भाई एक से पता
पता लगा लें। तो ये ना अलग अलग हमारे किसके बेस पे बने होते हैं, ड्रग के बेस पे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई हमारा ड्रग है और वो हमारा वाटर में सॉल्युबल है, तो हम क्या करेंगे, पानी में लेंगे और पानी में उसको अच्छे से डिजोल्व करेंगे, तब हम उसके बारे में आगे टेस्ट करेंगे। लेकिन कोई अगर ऐसा ड्रग निकल के आता है जो पानी में डिजोल्व भी नहीं हो रहा, तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए कोई अलग सब्सटेंस, अलग मेथड लेंगे। तो इसीलिए जो है, जो अलग अलग हमारे ड्रग्स होते हैं उनके लिए अलग अलग टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी पूरी एनालिसिस के अंदर जितनी भी टेक्निक है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी आते हैं इंस्ट्रूमेंटल और एक हमारी आती है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। और ये मानो कि ये जो पूरे के पूरे मेथड्स है ना, ये पूरी एनालिसिस को डिफाइन करते हैं। यानी कि आज जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये, और वैसे तो पुराने सिलेबस में आपके 7 सेम में आता था, तो जो आपकी आने वाली आगे की एनालिसिस है उन सब में भी आपको जो है इन्हीं सब मेथड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप टोटल एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक आपके आते हैं इंस्ट्रूमेंटल, एक आपके आते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल। अब इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे मशीनों का यूज करने वाले हो। जैसे इस तरह की पूरी मशीन वगैरह आपको दिख रही होंगी, तो इन मशीन्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब एग्जांपल वही मान सकते हैं कि मान लो हम लोग को कॉफी बनानी है, तो कॉफी बनाने के दो तरीके हैं। एक होती है कॉफी की पूरी पूरी बड़ी बड़ी मशीन प्रेजेंट है, तो बस मशीन में आपने दूध और ये सब डाल दिया, कॉफी पाउडर, और आपकी कॉफी बनके तैयार हो जाती है। एक होती है हैंड के द्वारा, यानी कि हम अपने हाथों से बनाएंगे, यानी कि बिना मशीनों के। तो उसमें क्या करते हैं, हम इस तरह का एक टब कंटेनर ले लेंगे, उसमें कॉफी डालेंगे, फिर उसको ऐसे फेंटते रहेंगे, मिलाते रहेंगे पूरा, और उसके बाद जब पूरा इस तरह का मतलब झाग सा बन जाता है, तब वहां पे हम दूध डाल देंगे, ऊपर डिजाइन कर देंगे, चोको पाउडर डाल देंगे, आपकी कॉफी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये बोल सकते हैं एक तरह से इंस्ट्रूमेंट वाली हो गई, जहां पे आप लोग मशीन का यूज कर रहे हो, और ये आपकी हैंड से यानी कि नॉन इंस्ट्रूमेंटल हो गई। इसी तरह हमारे एनालिसिस के ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। बाकी इस तरह कॉफी कौन कौन बना लेता है एक बार बताना है, और क्या मुझे कभी बना के पिलाओगे कि नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड हो गए। अब जो इंस्ट्रूमेंटल है इसके अंदर में हमारे टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स आते हैं। पहले हमारा आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, सेकंड आता है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, एंड थर्ड हमारा आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। और इसके बाद कुछ हमारे अदर आते हैं, जिसमें जैसे टर्बीमेट्री हो गया या कलरीमेट्री हो गया। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डिटेल्स में हमको नहीं जाना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। देन नॉन इंस्ट्रूमेंटल आता है, तो यहाँ पे एक आपका आता है केमिकल, यानी कि यहाँ पे आप केमिकल्स का यूज करने वाले हो, आपको ऐसी ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसके अंदर आपका बॉडीमेट्रिक आता है, ग्रेविमेट्रिक आता है। देन यहाँ पे आते हैं बायोलॉजिकल, इसमें आपका बायो ऐसे आता है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें इंस्ट्रूमेंटल के बारे में, तो सिंपल सा फंडा है कि ये वो मेथड है जिसके अंदर हम लोग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने किसी भी ड्रग सब्सटेंस को आइडेंटिफाई और एस्टिमेट करने के लिए। अब इसके अंदर पहला आपका आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, यानी कि यहाँ पे नाम से क्या समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल के बारे में बात हो रही है, जो करंट वाली बात होती है, और एनालिटिकल वही है कि एनालाइज करने वाली है। तो ये हमारे वो मेथड होते हैं एक्चुअल में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाते हैं। अब जैसे मान लो ये एक हमारा सैंपल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारा कोई भी ड्रग है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट पास करेंगे। तो आपने देखा होगा जैसे कि मान लो एक नॉर्मल वाटर है, यहाँ पे साथ आगे, तो मान लो ये नॉर्मल वाटर है, तो आपने देखा होगा कुछ पानी हमारे ऐसे होते हैं जो करंट को पास कर देंगे, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसे चीजें मिला दे तो करंट को पास नहीं करेंगे। वहीं अगर हम इसमें NaCl नमक मिला दे तो और ज्यादा करंट को पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि जो हमारे अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं वो करंट के लिए अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। कुछ करंट को जल्दी पास करते हैं, कुछ करंट को बिल्कुल पास नहीं करते। जैसे रबड़ की चप्पल होती है या रबड़ इंसुलेशन होता है, तो उससे हमें करंट नहीं लगता, वहीं जो लोहे की कोई चीज होगी तो करंट ज्यादा लगेगा। तो उसी बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। अब कैसे करते हैं, कैसे क्या करेंगे, वो जब ये टॉपिक आपके सामने आएंगे हम तब इनके बारे में बात करेंगे। अभी बस आपको नाम जानना है कि ये ऐसे मेथड है जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है। अब इसमें 3 हमारे मेन मेथड आते हैं। कंडक्टोमेट्री, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को पता लगाते हैं। पोटेंशियोमेट्री, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को पता लगाते हैं। और वोल्टामेट्री, इसमें एक्चुअल में करंट कितना मेजर, मतलब करंट कितना बह रहा है उसको मेजर करते हैं। तो हर सब्सटेंस की डिफरेंट एबिलिटी है, उसी बेस पे हम यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस को यहाँ पे पता लगा पाते हैं। सेकंड हमारे यहाँ पे मेथड आता है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। अब देखो जो स्पेक्ट्रो है ना, ये एक्चुअल में हमारा लाइट वर्ड के लिए आता है, और एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये सब्सटेंस है, तो यहाँ पे हम पास करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक तरह से लाइट का पार्ट हो गया। तो ये जैसे यहाँ से पास करेंगे, यहाँ पे अलग अलग लाइट की वेवलेंथ वगैरह होती है। जैसे आपने यूवी विजिबल, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सुनी होगी, और जो यूवी आपने रेज सुना होगा जो सूरज से हमारे निकलती है, वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सूरज से नहीं, हम इनको मशीनों से निकालते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पास हो रही है, तो ये जो हमारी ड्रग है ना, ये क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करेंगे और बची हुई लाइट हमारी यहाँ निकाल देंगे। तो ये ड्रग है हमारी, हर ड्रग की अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे EMR वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कुछ कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, और हमें ये पता है कि कौन सा ड्रग, जैसे मान लो A हमारा इतना करता है, B हमारा इतना करता है, तो बस यहाँ पे जो हमारा ड्रग जितनी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जितनी कम को करेगा, उससे हम उस ड्रग के बारे में पता लगा लेते हैं। ये मेथड हमारे कुछ इस तरह काम करते हैं। अब इसके अंदर हमारा UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, तो ये मेनली यूवी और विजिबल लाइट को एब्जॉर्बेशन पे डिपेंड करता है। देन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, ये क्या बेसिकली करता है, जो इंफ्रारेड हमारी होती है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब करके पता लगाते हैं। देन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, यहाँ पे हमारी एब्जॉर्प्शन ही होगी लाइट की, और एटॉमिक एमिशन आता है, यानी कि जैसे मान लो ये है तो कुछ लाइट को ये एमिट करेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब के बारे में तभी डिटेल में बात करेंगे जब ये टॉपिक आपके सामने आएंगे। देन आपका यहाँ पे थर्ड पूरा आता है क्रोमेटोग्राफी कैटरिंग। अब इनमें क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारे पास ये सॉल्यूशन है पूरा, और इसमें क्या है ना कि एक ड्रग नहीं है, जैसे मैं बोल रहा था कि एक ड्रग है, दो है, यहाँ मान लो मिक्सचर है कि हमारा एक A ड्रग है, B है, C है, तो ऐसे 2-3 टाइप के अलग अलग ड्रग यहाँ मिक्स है। तो ये जो हमारा मेथड है ये क्या करेगा, उनको सेपरेट करने में हेल्प करेगा, यानी कि ये मानो तीनों को अलग अलग कर देगा। जैसे वही है ना, चाय को हम छान के चाय पत्ती अलग कर देते हैं, चाय अलग निकल आती है, तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड से इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे एक मेथड होता है जिसमें देखो इस तरह सेपरेट करेंगे तो ये ना ट्रैवल करते हैं, तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग ट्रैवल करेगा और एक वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू से हम लोग उस ड्रग को और पहचान सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सेपरेशन भी कर रहे हैं और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारा काफी यूजफुल हो जाता है क्रोमेटोग्राफी। और आपने शायद कभी नाम सुना होगा TLC, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो अगर कभी किसी बच्चे ने भूला भटका नाम सुना होगा तो आपको क्या करना है, TLC और HPLC की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखनी है, देखते भाई कितने बच्चों को इनके बारे में पता है। अब हमारे यहाँ पे लास्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड आते हैं कलरीमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री। अब कलरीमेट्री में क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोई कलर है तो उसकी इंटेंसिटी से पता लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों हमारी पेंसिल है, यानी कि पेंसिल कलर ही है, लेकिन देख सकते हैं ये हमारा ज्यादा इंटेंस है, यानी कि ज्यादा गाढ़ा है, ये हमारा कम गाढ़ा है। तो इनके बेस पे हम पता लगाएंगे कि भाई हमारा कोई सब्सटेंस कौन सा कितना है, और ये हमारे टर्बिडीमेट्री होते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, धुंधलापन, जैसे ये हमारा क्या धुआं धुआं बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा क्लाउडीनेस हो गया, तो ये हमारा ज्यादा टर्बिड हो जाएगा, ये हमारा कम टर्बिड हो जाएगा। तो इनके बेस पे हम यहाँ पे ड्रग को पहचानते हैं। तो ये हमारे अदर इंस्ट्रूमेंटल हो गए, यानी कि देखा जाए हमने इस तरह से अपने इंस्ट्रूमेंटल के सभी मेथड के बारे में अच्छे से बात कर ली है। अब आते हैं हमारे नॉन इंस्ट्रूमेंटल वाले मेथड। तो इनमें क्या होता है कि जैसे ये जो मोस्टली होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे डिपेंड करते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं होता। देखो जनरल तो होते हैं, लेकिन वैसा मेन मेथड हमारा उन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें हमारा पहला आता है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में सिंपली क्या होता है कि जैसे केमिकल में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है। तो जैसे ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा, टाइट्रेशन वगैरह, ये आप इसी वाले सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, यानी कि अगर आप आगे देखोगे आपकी थर्ड यूनिट जब आती है ना, यहीं पे आपका टाइट्रेशन वाला पूरा पार्ट आ जाता है। तो इन सबको मैं तभी आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इसके अंदर आपका पहला आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब यहाँ पे ना इस तरह की टाइट्रेशन होती है। अब एग्जांपल छोटा सा समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपका एक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बेस डाल दिया। तो हम जानते हैं कि एसिड बेस जब मिक्स होते हैं ना तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि एसिड प्लस बेस मिलेगा तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। और उसके बाद जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसका नेचर वही हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये एसिड है और हमें पता लगाना है इसमें कितना एसिड प्रेजेंट है। मान लो 10 ml एसिड प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस को डालेंगे। अब आपको बताया कि भाई बराबर क्वांटिटी में एसिड और बेस चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम बेस डालते रहेंगे, और जैसे ही बेस हमारा 10 ml होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे इसमें 11 ml होगा ये एसिड हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक इंडिकेटर डाल देते हैं जो क्या करेगा, इसका कलर चेंज कर देगा। तो इससे क्या है, अब जैसे मान लो हमें एसिड मैंने बता दिया, लेकिन एसिड हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन बेस हमारा यहाँ पे मान लो कि 10 ml खर्च हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर 10 ml बेस खर्च हुआ, मतलब जो एसिड है वो भी हमारा 10 ml ही होगा, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बराबर इक्वल अमाउंट में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें एसिड नहीं पता था, लेकिन हमने बेस की मदद से एसिड को पता लगा लिया कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। तो कुछ इस तरह से हमारे पूरे चलते हैं। और एंड पॉइंट कैसे मिलता है, यानी कि पता कब चलता है, तो जैसे हमारे एक इंडिकेटर डालेंगे, उसका कलर एसिड में अलग होता है, बेस में अलग होता है। तो जैसे ही बेस हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है, एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेस में और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें ये पूरा पता चल जाता है। तो ये सारे मेथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब इसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आता है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर नॉन एक्वस आता है जिसमें हम पानी का यूज नहीं करते हैं। देन प्रेसिपिटेशन आता है, इसमें क्या होता है, कुछ पीपीटी वगैरह यानी कि प्रेसिपिटेट हमारे फॉर्म हो जाते हैं इस तरह से गाढ़े गाढ़े वो। इसके बाद रिडॉक्स आता है, ये हमारे ऑक्सीजन से रिडक्शन में वेस्ट होते हैं। देन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक आता है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स बनता है उस पर वेस्ट होते हैं। तो इन सब के बारे में तभी हम अच्छे से बात करेंगे। देन हमारे यहाँ पे एक मेथड आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी हमारा ये ड्रग है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा एवोपरेट करके, मतलब ये मानो इसके अंदर का जो मेन ड्रग है उसको ड्राई फॉर्म में इस तरह से निकाल लेते हैं, और देन हम इसका वेट कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाती है। जो मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपसे बोला था, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था कि आप क्लासरूम में हो और आपको बताना है कि इसके अंदर कितना ड्रग प्रेजेंट है, तो
आप ग्रेविमेट्री से भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब एक हमारा लास्ट यहाँ पे आती है टेक्निक बायोलॉजिकल मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई भी हमने यहाँ पे एनिमल ले लिया, मान लो रैबिट ले लिया, तो हम क्या करेंगे, ड्रग यहाँ पे देंगे और ड्रग देने के बाद हम ये देखते हैं कि रैबिट के अंदर कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लो हमने ड्रग यहाँ पे दिया कि रैबिट के अंदर क्या हो जाए, मूवमेंट बंद हो जाए, तो हमने जब ड्रग दिया तो रैबिट के अंदर अगर मूवमेंट एक्चुअल में बंद होगी तो हम समझ जाएंगे कि ड्रग अपना काम कर रहा है। फिर यहाँ पे ये भी देते हैं कि कितनी क्वांटिटी में काम कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है। बस ये थोड़े जानलेवा हो जाते हैं एनिमल के लिए, इसीलिए आजकल इनको थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन हाँ आज भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हमने जितने भी मेथड होते हैं एनालाइज करने के लिए उन सबका एक ब्रीफ इंट्रो जान लिया कैसे कैसे होते हैं। तो अगर मान लो ये टॉपिक कभी आ जाता है, आप लोग अच्छे से पूरा करके आ जाओगे। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह का ये पूरा बना के आ जाना, ये थोड़ा आपको अच्छा लगे इसलिए कलरफुल किया है। आप एग्जाम में नॉर्मल भी लिख के आ सकते हो जैसा आपको ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब के बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको लग गया होगा कि कौन कौन से होते हैं हमारे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा आता है। तो ये एक्चुअल में टॉपिक कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो नॉर्मल हम क्या मानते हैं कि मान लो ये हमने 100 ml वाटर लिया और मैंने क्या किया, इसमें 5 ग्राम NaCl को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। अब इसको मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ, 5 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर, ये मैं यहाँ बोल सकता हूँ। लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखो इसको जैसे मान लो ये मेरा 5 ग्राम NaCl यहाँ पे ऐड है, तो इसको मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये हमारी क्या है, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, यानी कि सॉल्यूट हमारा इतने अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसी को मैं यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल देता हूँ। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो केवल मतलब 5 ग्राम NaCl है, इस पूरे में केवल 5 ग्राम NaCl है, लेकिन पानी कितना है 100 ml। फिर भी हम इस पूरे सॉल्यूशन को पता है क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे NaCl सॉल्यूशन बोलेंगे, हम इसको वाटर सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे NaCl सॉल्यूशन। क्योंकि जो सॉल्यूट होता है ना उसी का मेन तांदा चलता है, उसी का मतलब धक्का चल रहा बोलते हैं ना, धक्का चल रहा, तो उसी का धक्का चल रहा वही माना जाता है। अब इसको एग्जांपल ऐसे समझते हैं, मान लो हम लोग को दाल बनानी है घर में, तो आपने देखा होगा कि दाल में ना सेम प्रोसेस होगी कि हम 1 कटोरी दाल लेंगे, उसके बाद इतना पानी डालेंगे, सब मसाले डालेंगे, सब कुछ डालेंगे और दाल बनके तैयार होगी। तो दाल सिर्फ हमने डाली है आधा कटोरी या 1 कटोरी, लेकिन फिर भी आप देखोगे नाम किससे जाना जाता है, दाल से, कि भाई किसकी दाल थी, काली दाल, पीली दाल, हरी दाल, गुलाबी दाल, यानी कि जो है दाल के बारे में हो रही है बात। वहीं सब्जी ले लेते हैं, आप पता है कि सब में सेम प्रोसीजर है, पानी मसाले सब डलेगा, लेकिन अगर आलू पड़ गया तो आलू की सब्जी हो गई, गोभी पड़ गई तो आलू गोभी की सब्जी हो गई। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि जो कम क्वांटिटी में है लेकिन फिर भी उसी का मेन रोल होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा चाहे सॉल्वेंट कोई भी हो, जो सॉल्यूट उसमें पड़ता है उसी का मेन धक्का चल रहा है। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं। यानी कि जो यहाँ पे पड़ा है वही हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्लियर करना है कि भाई इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये मैं मानता हूँ कि इसको हम बोल सकते हैं 5 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर, लेकिन ये इतना एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमको क्या होता है ना, इसको मोल में निकालना होता है। अब मोल में क्यों निकालते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, पर ये मानो कि इसको नॉर्मली क्या है, हम इस तरह लिखेंगे कि 0.1 मोलर है या 1 मोलर है या 1 नॉर्मेलिटी है, यानी कि इस तरह हम इसको लिखते हैं। और अगर आपने कभी, अभी तो आपने शायद नहीं देखा होगा, शायद 11-12 की कभी केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे इस तरह लिखते हैं कि ये 1 NaCl ऐड है या 1 मोलर NaCl ऐड है। तो ये क्या होते हैं, ये इनके मेथड है जो एक्सप्रेस करें, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यानी कि जो स्ट्रेंथ है हमारी वो ये बताता है कि कोई भी हमारे गिवन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर में कितनी क्वांटिटी में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, और वही उसकी ताकत होती है, इसलिए उसको स्ट्रेंथ बोल देते हैं। वही इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ये तो एक मतलब पूरा हो गया कि कितना क्या मिक्स है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं जो उस सॉल्यूशन के टाइप्स एंड पर्पस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सिंपल, हम इसको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा आता है मोलरिटी, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। सेकंड आता है मोलैलिटी, इसको मोलल कंसंट्रेशन बोल देते हैं। थर्ड आता है नॉर्मलिटी, यानी कि इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन बोलेंगे। फोर्थ आता है फॉर्मेलिटी, इसको फॉर्मल कंसंट्रेशन बोलेंगे। फिफ्थ आता है हमारा मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। सिक्स आता है हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज कैलकुलेशन। एंड सेवंथ हमारा आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये हमारे कुछ ऐसे मेथड हैं जो केवल हमें ये बताएंगे कि कितना ड्रग प्रेजेंट है, यानी कि ड्रग को एक्सप्रेस करने में ये हमारी हेल्प करेंगे। जैसे आप लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होगे, और बहुत बच्चे होंगे फर्स्ट टाइम में आए हो, अभी से आपको करत आ गया होगा, लेकिन वो लास्ट तक आपका एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो भाई देर मत लगाना, कर देना, क्योंकि कॉलेज लाइफ निकल जाती है ना, बड़ी याद आती है यार, हमें तो बहुत याद आती है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल हमारे वो मेथड है जो हमारे मान लो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाने में या उसको लिखने में हमारी हेल्प करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा पहला मेथड आता है मोलरिटी। अब मैं एक बात और बोलूंगा, देखो थोड़ा पेशेंस बना के सुनते रहना, हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियर ना हुआ हो, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़ोगे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो हमारी मोलरिटी एक्चुअल में क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जैसे मान लो ये अगर हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है, यानी कि कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आता है कि ये सर मोल एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि ये मोल वर्ड हमारा बार बार यहाँ पे क्यों आ रहा है, जो नंबर ऑफ मोल्स है। हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे मोलरिटी को कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट है तो हम लिख देंगे 5 ग्राम NaCl, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लिख देंगे 1 लीटर है। तो यहाँ पे हम ग्राम की जगह हम यहाँ पे मोल्स क्यों लेते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, देखो मोल का मतलब क्या है, फंडामेंटल यूनिट विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि ये हमारे कुछ ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जो कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे मान लो हमारे 12 एप्पल हैं तो हम क्या बोलेंगे, 1 दर्जन, यानी कि इसको 1 डजन बोल देंगे। वही मान लो 12 बनाना है, हम इसको भी 1 डजन बोल देंगे। यानी कि हम यहाँ पे 12 कोई भी फल फ्रूट लेंगे हम उसको 1 दर्जन बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। उसी तरह एक हमारी वैल्यू होती है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल एटम। अब ये आपको समझ नहीं आएगी तो इसको यहाँ भूल जाओ, बस ऐसे समझो कि अब मान लो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है। अब जैसे H2O है, ठीक है, ये पानी है, ये हमारा NaCl है, ये हमारा अलग है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा अलग है, ठीक है। अब मैं अगर सबका सेम लेता हूँ कि मान लो 5 ग्राम लिए NaCl, तो आपको पता है कि सबका ना अलग अलग वेट होता है। अब जैसे H2O में लिया जाए तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन का 16 हो गया तो हमारा 18 ग्राम, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा इसका 18 है। वही अगर हम NaCl लेते हैं तो NaCl का हमारा 58.5 ग्राम है। वही अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो इसका हमारा 180 ग्राम है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा अलग अलग होता है। अब वहीं मैं आपसे बोलूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ग्राम NaCl लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब वहीं मैं बोलूँ 2 ग्राम ग्लूकोज लेता हूँ, तो क्या 2 ग्राम ग्लूकोज और क्या 2 ग्राम NaCl आपस में बराबर माने जाएंगे, क्योंकि भाई उनका मॉलिक्यूलर वेट तो अलग अलग है, तो हम उनको एक्चुअल में बराबर नहीं बोल सकते। तो हमें क्या चाहिए थी, हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए थी जो बराबर रहे और जो हमारे हर एक फॉर्मूले में, यानी कि मोलरिटी सभी में फिट बैठ पाए, और इसीलिए यहाँ पे हमारा आता है मोल वाला कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल कंसेप्ट हमारा निकाला जाता है फॉर्मूले से, जिसमें ऊपर हमारा आता है मास गिवन और नीचे हमारा आता है मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि मोलर में मास गिवन का मतलब क्या है कि जैसे NaCl हमारा इस पूरे में 5 ग्राम है तो यहाँ ऊपर हम लिख देंगे 5 ग्राम, और नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट है NaCl का वो लिख देंगे, और इस तरह हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया था। मान लेते मैंने क्या बोला कि इस पूरे में हमारा 5 ग्राम NaCl मिला हुआ है 100 ml पानी में, ठीक है, 5 ग्राम मिला है 100 ml पानी में। तो यहाँ पे NaCl कितना है, 5 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मोल इज इक्वल टू मास गिवन हमारा कितना था, 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना था, इस NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हमारा होता है 58.5 ग्राम। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब जब हम इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे हमारी वैल्यू निकल के आएगी 0.085। कितनी निकल के आएगी, 0.085। अब हमारी आती है मोलरिटी वाला फॉर्मूला। तो हमारी मोलरिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं, 0.085 जो मैंने अभी यहाँ निकाला था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, 1 लीटर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, 0.085 मोलरिटी, यानी कि हमारी क्या इतनी मोलरिटी यहाँ पे निकल के आई है। तो अगर मुझे इस वाले, यानी कि ये जो एग्जांपल है, अगर मुझे इसको मोलरिटी में लिखना हो तो मैं पता क्या लिखूंगा, यहाँ पे 5 ग्राम NaCl नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0.085 मोलर NaCl। यानी कि मैंने क्या लिखा है, 0.085 मोलर NaCl। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका है। यानी कि मैंने क्या किया, आपने क्या देखा ध्यान से कि ये जो मेरा सॉल्यूशन था इसको मैंने एक्सप्रेस किया। जैसे आप लोग फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी सॉल्यूट की वो मैंने एक्सप्रेस कर दी इन दी फॉर्म ऑफ मोलरिटी। यानी कि मोलरिटी में इस तरह से मेरी ये एक्सप्रेशन निकल के आती है। तो आई होप एक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह हम यहाँ पूरा एक्सप्रेस करते हैं और मोल हमारे क्यों होते हैं। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हर एक का मॉलिक्यूलर वेट हमारा अलग होता है और सबको अगर हम सेम तरीके से जज करेंगे तो भाई गलत हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक कॉमन वैल्यू यानी कि मोल के अंदर लेते हैं और मोल हमारे हर किसी के लिए बराबर हो जाता है। इसीलिए अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने बताया, मान लो HCl है प्लस NaOH, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखो यहाँ से क्या होगा, Cl हमारा N के साथ जुड़ जाएगा यानी कि NaCl बन गया, और जो H1 है वो हमारे इधर OH के साथ जुड़ेगा तो H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऐड हो रहा है ना, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर सिंपल अगर मास के बेस पे करेंगे तब काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रग तो कितने भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम इसको मोल करते हैं कि हम यहाँ पे 1 मोल लेंगे HCl का और 1 मोल लेंगे NaOH का, और तब जाके हमारा ये पूरा ऐड होगा। इसीलिए ये हमारा क्या होता है, इसको मोल के बेस पे लेते हैं। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो बस इतना याद कर लो कि हमारा जो फॉर्मूला होता है मोलरिटी का वो होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना याद कर लो।
अब इसकी यूनिट हमारी आती है मोल पर लीटर, यानी कि नीचे देखो एल एम लीटर में है तो मोल पर लीटर आएगा, या इसको सिंपल हम बड़े कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं, जो हमारा ये होता है। ठीक है, एग्जांपल भैया मान लो अगर हमारे एक लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl प्रेजेंट है तो हमारे ये कहलाएगा। अब 1 मोल NaCl में हमारा कितना होगा, तो ये हमारा पूरा 58.5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको कहानी क्लियर हो गई। बाकी याद रखना जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको इंडिविजुअल तो बहुत ही कम आएगा और कोई न्यूमेरिकल इस तरह का नहीं आएगा। बस मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया, आपको कुछ भी ऐसा मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ आपके सामने इतना क्वेश्चन आएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये इंट्रो लिखना, ये सारे टाइप्स के नाम लिखना, और देन यहाँ मोलरिटी लिख देना, और ये पूरी डेफिनेशन लिख देना, ये फॉर्मूला लिख देना, ये मोल का फॉर्मूला लिख देना, और ये पूरा लिख के आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। सेकंड हमारे यहाँ पे आता है मोलरिटी। अब देखो मोलरिटी को हम यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसमें और उसमें फर्क क्या है। जो हमारा मोलरिटी था उसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है इसके ऊपर था, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा मोलरिटी है वो बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगी कि हमारे यहाँ पे लीटर की जगह क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा किलो के अंदर आ जाएगा। और यही एक्चुअल में क्या मैंने मिला कि डिफरेंट टाइप में। अब मान लो हमारा कोई ये सॉल्यूशन है, मान लो अगर ये हमारा लीटर में यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे इसकी मोलरिटी निकालेंगे। वही अगर ये हमारा सॉलिड फॉर्म में यानी कि किलो वाले फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इसकी मोलरिटी निकालेंगे। तो वही है ना कि अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग मेथड हमारा बना हुआ है। तो बाकी सब हमारा ऑलमोस्ट सेम है। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारा सॉल्वेंट का वेट कितना है, वो 1 किलो ही है। और इसके बाद डिनोटेड स्मॉल m, इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब इसकी यूनिट हमारी होगी मोल पर केजी। और एग्जांपल वही है कि मान लो अगर हमारा 1 मोल NaCl डिजोल्व करते हैं 1 किलोग्राम वाटर में तो हमारा 1 स्मॉल m NaCl हो जाएगा। बस लिखने के लिए एग्जांपल है, ना लिखो तब भी चल पड़ेगा। मेन हमारा यहाँ तक है ये फॉर्मूला, और ये पूरा आपको लिख के आना है। थर्ड हमारा आता है नॉर्मेलिटी। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे हमने मोलरिटी में जाना था कि हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉलिड प्रेजेंट है, वही हमें यहाँ देखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो हमारा जो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है वो हमारा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अब बोलोगे सर फिर कंसेप्ट बदल दिया, तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो ड्रग है ना उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई ड्रग हमारा ऐसा आता है जिन पे चार्ज है। अब जैसे आपने देखा होगा, मान लो ये NaCl है तो अगर इसको चार्ज में तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे होता है। लेकिन वहीं अगर हम मान लो ये जोड़ते हैं H2SO4 जोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो SO4 आएगा ना उसमें हमारा SO4 2 नेगेटिव आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें NaCl में तो हमारा Na पॉजिटिव इन पे 1 चार्ज है, लेकिन अगर H2SO4 में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 चार्ज है। तो भाई जब इन दोनों पे चार्ज हमारा अलग अलग है तो हम यहाँ पे इसकी मोलरिटी और मोलरिटी को सेम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड तो हमारा अलग हो गया। इसीलिए जो हमारे ऐसे कंपाउंड है जिन पे कोई ना कोई हमारी एसिडिटी या बेसिडिटी चार्ज होती है उनको हम यहाँ पे क्या लेंगे, नॉर्मेलिटी से निकालते हैं। यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा डिसाइड हो जाता है। अगर मान लो कोई सब्सटेंस पे हमारा ऐसा है तो वहां पे आपको पता है क्या, वहां पे आपको 1N लिखने को मिलेगा, और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है तो वहां पे आपको 1M देखने को मिलेगा। बस इतना फर्क होगा। जब आप आगे जाके लैब में करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये कहानी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कितना है वो। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी बेसिडिटी। अब जैसे NaCl के लिए हमारी ये एसिडिटी बेसिडिटी 1 होगी, लेकिन वहीं SO4 है यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो HCl है तो HCl के अंदर तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो हमारी ये 1 आ जाएगी। मतलब HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें H2SO4 की तो H2SO4 हमारा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटता है, तो यहाँ पे ये हमारी 2 नेगेटिव है, यानी कि ये हमारी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे 2 लिख देंगे, यानी कि नंबर फैक्टर 2 आ गया। तो H2SO4 का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा 98 होता है, नीचे हमारा 2 आ गया तो ये 49 हो जाएगा। तो ये हमारा 49 हो गया। अब बस हमें क्या करना है, जो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमें जैसे मोल निकालते हैं वैसे निकालना है कि हम कितना सब्सटेंस ले रहे हैं वो यहाँ पे, और इक्विवेलेंट वेट हमारा होगा वो। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हमारा 49 निकला है। अब जो हम ये जो H2SO4 है इसको हम जितना ऐड करेंगे, मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी ऐड कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और इसके बाद जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो मेरी नॉर्मेलिटी में निकल आएगी। यानी कि नॉर्मेलिटी में बस हम एक काम और करते हैं कि अगर किसी भी इस तरह का चार्ज है, यानी कि वो एसिडिटी या बेसिडिटी का कोई भी चार्ज है, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे एक्चुअल में हमको वैल्यू पता चल जाती है। तो इसकी जो हमारी यूनिट है वो तो डायरेक्टली या तो कैपिटल N रहेगी या इक्विवेलेंट अपॉन N आप लिख सकते हो। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है फॉर्मेलिटी। अब देखा जाए तो फॉर्मेलिटी हमारी आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। अब आयनिक के लिए अलग क्यों है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने बताया था कि हम यहाँ पे क्या करें, ये पूरा मान लो सैंपल ऐड कर रहे हैं, ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो NaCl है तो ये तो हमारा पूरा डिजोल्व है, लेकिन वहीं पर हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट या ये हो गया, तो ये क्या होते हैं ना, जैसे ये यहाँ पे जाते हैं ये जुड़े ही नहीं रहते, जैसे ही हमारे इसके अंदर पहुंचेंगे
ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा अलग जुड़ रहा होगा, ये हमारा अलग जुड़ रहा होगा, यानी कि ये आयंस की फॉर्म में हो जाएगा। और अगर ये अब आयंस की फॉर्म में और मैं इसको अगर नॉर्मल यानी कि मोलैलिटी मोलैलिटी नॉर्मलिटी से निकालूंगा तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे क्या अलग अलग आयंस की फॉर्म है। तो इसके लिए इनका जो हमारा मेथड है वो हमारा आता है फॉर्मेलिटी, यानी कि हम इसको क्या निकालते हैं, फॉर्मेलिटी से निकालते हैं। और बस यहाँ पे फर्क हमारा क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना ग्राम फॉर्मूला वेट से मिक्स हो रहा है यहाँ पे। अब ग्राम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं, बाकी ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है कि आयन हमारे कितने डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे लीटर के अंदर आएगा फॉर्मेलिटी। और यहाँ पे बस फॉर्मेलिटी को निकालेंगे कैसे, तो जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि हम जितना mg या जितना ग्राम यहाँ पे ड्रग ले रहे हैं वो हमें यहाँ लिख देंगे। फॉर्मूला वेट जो मैंने यहाँ पे बोला, अब देखो फॉर्मूला वेट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये मॉलिकुलर वेट ही होता है, यानी कि कुछ अलग नहीं है। क्योंकि अगर मतलब कैलकुलेशन बेस पे देखा जाए तो जैसे मान लो ये हमारा Na प्लस या Cl नेगेटिव है, अगर ये मेरी आयंस की फॉर्म में है तब भी जो इनका मास है वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो देखा जाए मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारा एक तरह से सेम ही आएगा, वो यहाँ पे आप मॉलिकुलर वेट लिख देना और वॉल्यूम हमारा 1 लीटर होता है वो यहाँ लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होगे कि ये वॉल्यूम से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 लीटर ले रहा हूँ। वहीं मान लो अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि मान लो 100 ml वाटर है, तो आप क्या करोगे, 100 ml को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको 1 लीटर में कन्वर्ट करोगे और तभी आपका 0 जब इतना आएगा तब आप यहाँ पे पुट करोगे, यानी कि ये कन्वर्ट वाला सिस्टम ही होता है। तो आप लैब वगैरह में सीख लोगे, और अगर आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट सेक्शन बता देना, मैं ट्राई करूंगा वो भी आपको बता सकूं। बाकी इसकी यूनिट हमारी मोल पर लीटर आएगी, या फिर यहाँ पे फॉर्मेलिटी यानी कि एफ आप कैपिटल में लिख सकते हो, यही पूरा फंडा हो गया। यानी कि अब अगर ओवरऑल इन चारों को रिवाइज किया जाए तो क्या कर सकते हैं कि ये चारों के चारों हमारे क्या कर रही हैं, किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को पता लगाने में हेल्प कर रही हैं। पहला हमारा मोलरिटी था, बस फर्क क्या था यहाँ पे कि जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है वो हमारे मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो मोल्स लिखते हैं वो हमारे निकल के आता है मास गिवन, यानी कि जितना ड्रग हम ऐड कर रहे हैं, और नीचे उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे। इससे क्या होता है, किसी भी ड्रग के साथ ना इंसाफी नहीं होती है, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर वेट हमारा अलग अलग होता है, तो हमें एक कॉमन वैल्यू मिल जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे मोल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। मोलैलिटी आती है, इसमें क्या है कि ये सेम फॉर्मूला है, बस फर्क क्या कर देते हैं, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका वेट लिख देते हैं कि वो 1 किलो या कितने किलो में मतलब वेट है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। नॉर्मेलिटी में क्या आता है, अब जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिन पे कोई एसिड या बेसिस इस तरह का चार्ज होगा, तो बस क्या करना है कि जो हमारा मेन मॉलिक्यूलर वेट है, जो जिस पे भी चार्ज होगा उस चार्ज से उसको डिवाइड कर देना। जैसे H2SO4 में 98 से हमने 2 से कर दिया, तो बस ये कर देना है, बाकी हमारा एज इट इज ये सेम रहेगा। और जो हमारा नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी मोलैलिटी है, तीनों के नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आएगा, और जो हमारा मोलैलिटी है सिर्फ इसके अंदर हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आएगा, बाकी में देखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है, तो ये आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो एक बार रिवाइज करके भी इसको चेकआउट कर सकते हो। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट मेथड आता है मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें क्या करना है, 150 रुपए का कॉन्ट्री करना है, यानी कि हमें जोड़ना है, पार्टी करनी है एक दोस्त के लिए। ठीक है, तो वहां पे मान ले 3 दोस्त हैं ABC। ए ने क्या किया 50 रुपए दिए, बी ने क्या किया 60 रुपए दिए, सी ने क्या किया 40 रुपए दिए। अब हमको ये पता लगाना है कि जो ए है ना उसने कितना परसेंट यानी कि कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बी ने कितना दिया है और सी ने कितना दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन में क्या है, हमें एक एक का पार्ट पता चल जाता है कि उस पूरी भागीदारी में वो कितना परसेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, मान लो हम यहाँ मोल फ्रैक्शन का साइन होता है एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स ए लिख देंगे ए का। तो बस हमें क्या करना है, ए ने जितना किया वो लिख देंगे और नीचे जो टोटल होता है ABC वो यहाँ लिख देंगे। जैसे हम लोग अपनी परसेंटेज का एवरेज निकालते थे ना, आप लोगों ने 10 12 में जरूर पक्का निकाला होगा, तो बस वही यहाँ पे काम करना है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर निकालना हो तो यहाँ पे क्या करना है, ए मान लो हमारा 50 था, यहाँ 50 था, और नीचे तीनों का जोड़ करना है, 50 + 60 + 40 ये कर दिया। तो जोड़ हमारा टोटल 150 है, यहाँ 50 है, डिवाइड करेंगे 1/3, सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा। और परसेंटेज क्या होता है, बस इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.3% आएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए बंदा था उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो था 33.3%। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन के आता है, एक्स सॉल्यूट, यानी कि जैसे मान लो ये हमारा पूरा का पूरा एक सॉल्वेंट है, इसमें मान लो 1 किलो जो मेरा सॉल्वेंट था उसके अंदर मैंने यहाँ पे 30 ग्राम या कितना भी सॉल्यूट मिलाया, तो ये इसमें का कितना पार्ट है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा कितना हमने यहाँ ऐड किया वो, नीचे टोटल मोल्स यानी कि हमारे टोटल मोल कितना है वो यहाँ पे देखेंगे, और हमारा पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाता है।
यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा, क्योंकि हमें एक तरह से पार्ट निकालना है, कितना है वो नहीं निकालना, बस वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है वो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने आपको ए का बताया, अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, कैलकुलेट करके कि जो बी है और जो सी है इन दोनों का अपना कितना कितना कंट्रीब्यूशन है और परसेंटेज में निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज के बारे में। देन आता है हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बस हमें यहाँ क्या करना है, परसेंटेज की फॉर्म में कोई चीज़ निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल क्या है कि जैसे मान लो ये मेरा एक पूरा का पूरा बीकर है और यहाँ पे हमारे ये 3 टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो मेरा मान लो सॉल्वेंट है पूरा पूरा, वो मान लो मेरा 1 लीटर था, यानी कि वॉल्यूम के अंदर था, और मैंने यहाँ पे ड्रग मिलाया मतलब वेट वाले में, जैसे मान लो मैंने 5 ग्राम मिलाया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेट को मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम में डाल रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे वही है कि वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंट हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो वही मैंने बोला कि मान लो मैंने 5 ग्राम NaCl को 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5% वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि मैंने एक वेट को वॉल्यूम में डाला है। तो ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, यानी कि कई बार आपको सॉल्यूशन जैसे ये लिखा है तो यहाँ पे आपको इस तरह लिखा मिल जाएगा 5% वेट बाई वॉल्यूम, तो आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, 5% यानी कि 5 ग्राम NaCl को हमने वॉल्यूम में यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में डाला है। तो आप सिर्फ इससे पहचान जाओगे कि कितना क्या है। अब इसी बात पे आपको क्या करना है, मान लो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 15% वेट बाई वॉल्यूम NaOH। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इसमें कितना ग्राम या ml या क्या मैंने कितना क्या मिलाया है, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड हमारा आता है परसेंटेज वेट बाई वेट। अब इसमें क्या है कि जैसे जो भी हम सैंपल तैयार कर रहे हैं, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट रहेगा वो भी वेट में और जो हम डाल रहे हैं सॉल्यूट वो भी वेट में, यानी कि दोनों हमारे वेट में रहते हैं। तो बस वही है, तो यहाँ पे वही है, परसेंटेज वेट बाई वेट का क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना है, इंटू 100 कर देंगे, आपको परसेंटेज वेट बाई वेट का यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल वही है, मान लो 10% वेट बाई वेट ऑइंटमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा 10 ग्राम ड्रग है उसको हमने 100 ग्राम प्रिपरेशन में मिक्स कर दिया, तो ये हमारा वेट बाई वेट हो गया। थर्ड हमारा यहाँ आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में वही होता है कि मान लो ये हमारा पूरा एक सॉल्यूशन है, अब इसमें जो हमारा मान लो 100 ml सॉल्वेंट है तो वॉल्यूम के अंदर है, और यहीं पे मैंने 5 ml कोई सा सॉल्यूशन मिला दिया, मान लो NaCl लिक्विड में मिला दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक लिक्विड को लिक्विड में डाला है, तो ये हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह अब एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो 70% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल है, इसका मतलब क्या है कि 70 ml एल्कोहल जो है 100 ml पानी में मिला दिया। अब कौन है भाई जो दारू कम ले रहा है पानी ज़्यादा ले रहा है, ये भाई बताओ यहाँ पे। तो ये हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, यानी कि जो हमारे सब वॉल्यूम होते हैं। तो कुछ नहीं है, बस ये परसेंटेज का मतलब इतना है कि ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि कोई भी जो हमारा ड्रग है उसको कैसे करेंगे। अगर मान लो वही है ना, अगर मान लो कहीं पे इतना लिखा मिल जाए 10% वेट बाई वेट, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमारा एक जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, उसको सॉल्वेंट में मिलाया गया है और वो हमारा सॉलिड है दोनों, बस इतना सा पता चल जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे लास्ट मेथड आता है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे कोई मान लो ये एक ड्रग है मेरा, ये मान लो एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, और मैंने क्या किया ना, इसके मिलियन पार्ट कर दिए, यानी कि मैंने क्या किया, इसके पूरे पूरे मिलियन पार्ट कर दिए। और मिलियन पार्ट करने के बाद ये मानो कि इसके मिलियन का एक मैं कोई पार्ट उठाऊंगा तो इसके अंदर में मेरा कितना ड्रग प्रेजेंट है, इसी को मैं पार्ट्स पर मिलियन बोल देता हूँ। अब ये बस हम इसलिए करते हैं कि मान लो कुछ कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन का 1 मिलियन में पार्ट लेंगे तो उसके अंदर कितना ड्रग प्रेजेंट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए होगा। तो बस सिंपल क्या है, पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूट, कि हमारा टोटल मास कितना है सॉल्यूट का, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना है, इंटू 10⁻6 कर देंगे, तो हमें एक्चुअल में जो है इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, बहुत सारे पॉइंट्स में आती है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो अब अगर देखा जाए हमने अपने सारे के सारे मेथड यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, और देखा जाए पूरा का पूरा इस तरह का क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में आ जाता है, तो बोल सकते हैं कि हाँ ये जो आपका पार्ट है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो डायरेक्टली 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो या तो पूरा 10 में आएगा तो आप ये सारी बातें लिख के आ सकते हो, जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल ये सब थे ना, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। बस आपको ये थ्योरी वाला पार्ट ही लिख के आना है कि ये नाम हो गए, इनको डिफाइन कर देना और फॉर्मूला, बस आपको यही सब लिख के आना है, आपको कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा बात यही है कि ये सब हो गया, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में मोलरिटी को डिफाइन करके बताना है, जो मैंने आपसे पूछा, और बाकी मैंने जो आपसे यहाँ पे बी और सी की वैल्यू पूछी है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई एक पेन पेपर आप लेके बैठा करो, कॉपी वगैरह अपनी, जिससे आप सब चीज जो है यहाँ पे लिख के और थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स विद एग्जांपल। तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशन होते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन नहीं आता है, या तो हमारा 5 नंबर में आ जाएगा, 7 नंबर में आ जाएगा, या फिर सिंपल हमारा यहाँ पे क्या होता है कि 2-2 नंबर में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग कॉलेज में गए और आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको
0.1 का एक HCl सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि नॉर्मेलिटी हो गया जो अभी हमने बात की थी। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व आउट करोगे तो आप क्या देखोगे, सब सॉल्व करने के बाद कि आपको 3.646 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट है, और जब आप 3.6 ग्राम HCl को 1 लीटर सॉल्यूशन में डालोगे तब जाके आप कहीं 0.1 का HCl सॉल्यूशन बना पाओगे। क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि जब आप लैब में जाते हो और आप क्या करते हो ना, इस तरह का पूरा HCl का सॉल्यूशन उठाते हो जो वहां रखा हुआ है, और जब आप इससे उठा के ये सॉल्यूशन बनाते हो तो आपका 0.1 HCl बनता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत चांस है कि जो आपको सॉल्यूशन लैब के अंदर मिला है HCl का, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है वो करेक्ट ना हो सकता है कि वो क्लेम कर रहा है कि वो 0.6 का, लेकिन हो सकता है वो हमारा प्योर फॉर्म में ना हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है इंप्योरिटीज हो। तो यहीं पे हमारी एंट्री होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। अब देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, आपने वर्ड सुना होगा ना, ओ भाई स्टैंडर्ड सेट करना है, स्टैंडर्ड में रहता है, स्टैंडर्ड में देख रहा है, ये आपने रील देखी होगी, देख रहा है ना ये आईफोन, इसमें तेरा घर जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड मतलब ऐसे सॉल्यूशन है जो एकदम प्योर फॉर्म में और उनकी क्वांटिटी नोन है, यानी कि हमें पता है क्या है। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये मेरा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है HCl का, और अगर मैं इसमें से जो है 3.6 ग्राम HCl को लेता हूं और उसको 1 लीटर पानी में डालता हूं, तो मेरा जो बनेगा HCl वो पूरा का पूरा 0.1 HCl का बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड हमारे हाईली प्योर होते हैं। तो ये जो हाईली प्योर वाले हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं उनको हम एक तरह से प्राइमरी सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सॉल्यूशन है ना स्टैंडर्ड वाले, उनकी दिक्कत क्या है कि वो लिमिटेड है, हाईली प्योर है, स्टेबल है, यानी कि खूबियां सारी हैं लेकिन वो लिमिटेड है। और हम भाई जो लिमिटेड आइटम है जो प्योर है उसको हम हर एक लैब में ऐसे ही तो दे नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है लैब में आतंक मचता है। जब लैब में हम पूरा करते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह तो वहां पे हम इनको प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे कुछ अलग सॉल्यूशन लेते हैं नॉर्मल वाले, और उन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं प्राइमरी के साथ मिक्स करके इनको भी थोड़ा सा प्योर कर लेते हैं, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन को भी पता लगा लेते हैं। और जब इनकी कंसंट्रेशन को पता लगा लेते हैं तो ये भी हमारे हो जाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेकिन ये हमारे बिल्कुल प्योर नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं है। बस हमने क्या किया है कि जो प्राइमरी वाले होते हैं उनकी मदद से हमने क्या किया है, इनको यहाँ पे बना लिया है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम इनको भी मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी हो जाएंगे जो हम रेगुलर में डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी वाले हैं उनको हम एज अ रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे, और जो सेकेंडरी वाले हैं जो हमने प्राइमरी से ही ऑप्टिमाइज किए हुए हैं इनको हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे जो यूज करते हैं। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा ज्वेलरी में। आप लोगों ने 24 कैरेट गोल्ड का सुना होगा, तो वो हाईली प्योर गोल्ड होता है, और उसको ना लोग सिर्फ मतलब स्टोर करने के लिए या रखने के लिए देखने के लिए रखते हैं। लेकिन जो ज्वेलरी बनती है ना वो सारी की सारी हमारी 22 कैरेट से या 20 कैरेट या 18 कैरेट इनसे बनता है। अब सोना महंगा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और सस्ता वाला गोल्ड आ रहा है, जैसे 5 कैरेट 10 कैरेट ये आ रहा है, लेकिन सस्ता नहीं होगा भाई, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको एज अ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये हमारे वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें एक्यूरेटली नोन होती है। अब ये हमारे आगे जाके, अब जैसे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि हमारे डिफरेंट मेथड है जिसकी मदद से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इसमें ना टाइट्रेशन भी हमारा आ रहा था, ये सारा आप टाइट्रेशन देख रहे थे केमिकल वाला, और इनमें हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब वो केमिकल हमारे हाईली प्योर होने चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये इन्हीं मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक तरह से केमिकल्स ही हो गए ना, तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं टाइट्रेशन और बाकी के एनालिसिस करने के लिए। अब जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है सब्सटेंस है ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी देखा जाए तो ये हमारे हाईली प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक्यूरेटली वेट होते हैं, और ये डायरेक्टली हमारे मतलब किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर हमारे क्या होता है बन जाते हैं। तो बस सिंपल है कि मान लो ये प्राइमरी है तो हमने क्या किया, अगर इनकी फिक्स क्वांटिटी हम यहाँ लेंगे तो हमारे एक प्योर फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी हमको पता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो जो हमारे गुड प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो हाईली प्योर होगा, एयर के अंदर और स्टोरेज के टाइम पे वो स्टेबल होगा, यानी कि खराब नहीं होगा, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर वो रिलेटिवली हाई मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट इनका होता है क्योंकि हाईली प्योर है। इसके अलावा ये सॉल्युबल हो जाता है सूटेबल सॉल्वेंट में, और ये बहुत जल्दी क्विकली रिएक्ट करता है, और ये कंप्लीट करता है रिएक्शन को बहुत जल्दी क्योंकि ये प्योर होता है। एग्जांपल जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट है तो ये हमारा प्योर फॉर्म में, और ऑक्सैलिक एसिड है ये हमारा प्योर प्राइमरी हो गया। अब इनको क्या करते हैं हम आगे यूज करेंगे, ये हम पढ़ते हैं सेकेंडरी में। तो हमारा सेकेंडरी सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारे वो सब्सटेंस या सॉल्यूशन होंगे जिनकी कंसंट्रेशन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं अगेंस्ट दी प्राइमरी स्टैंडर्ड। यानी कि अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको एग्जांपल HCl में दिया था कि वो खराब हो सकता है, वो भी हमारा सेकेंडरी हो सकता है अगर हम क्या करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं फर्स्ट से। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, तो नॉर्मल मानते हैं कि ये भी
भी हमारा एक HCl का सॉल्यूशन है। अब इसमें क्लेम कर रहा है कि ये 0.1 N का HCl है, लेकिन हो सकता है कि ये 0.098 का हो, या हो सकता है ये 0.102 N का हो, तो ये हमारा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे और उसके साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब जैसे यहाँ पे टाइट्रेशन वगैरह करा के, और ये कैसे करते हैं आपको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। बस इतना समझो कि हम लोगों ने क्या किया, इन सबकी रिएक्शन कराई, और रिएक्शन करा के हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग एग्जैक्ट जो है पता लगा लेते हैं। अब सबसे बड़ा जो मिथ पता है क्या होता है, कि जो हमारा सेकेंडरी है, मान लो ये हमारा सेकेंडरी है, तो इसको हम प्राइमरी जैसा बना रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन को पता लगा रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी प्योर क्यों है, क्योंकि हमें इसमें पता है कि कितना है। मान लो ये प्योर है और ये हमारा 0.1 N का है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है क्योंकि हमको पता है। वहीं पे मान लो ये हमारा क्या है, 0.1 क्लेम कर रहा है, लेकिन जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया तो ये निकल के आता है 0.098 निकल के आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये प्योर नहीं है, ये भी प्योर है, लेकिन हमें क्या है, अब हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है कि ये हमारा 0.098 है, यानी कि ये 0.1 हम इसको बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम पता लगा रहे हैं कि इसके अंदर कितना HCl प्रेजेंट है, और वो हमारा 0.098 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन आगे करेंगे, और हम वहाँ पे 0.1 N ना लेके हम वहाँ पे 0.098 लिखेंगे। तो बस जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं कि हम प्राइमरी के साथ में उसको रिएक्ट करके या कंसंट्रेट करके पता लगाते हैं कि वो कितना उसमें मतलब प्रेजेंट है कंसंट्रेशन, और पता लग जाता है तो वो भी हमारा एक नोन, क्योंकि हम हर डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, देखो आप पढ़ेंगे हाईली प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली वेट एंड डिसॉल्व डायरेक्टली टू एयर, यानी कि इनमें क्या होता है, नोन कंसंट्रेशन होती है, बस यही हमारा है। तो हम सेकेंडरी को क्या करते हैं, प्राइमरी के अगेंस्ट में स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन भी हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब सम सब्सटेंस में एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम वाटर, लेकिन फिर भी जो है कुछ सब्सटेंस हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, CO2 के साथ रिएक्ट हो सकते हैं, स्टोरेज के टाइम पे डिकम्पोज हो सकती हैं, और सफिशिएंटली मतलब प्योर नहीं होते, क्योंकि हमने बेसिक पता तो लगा लिया, लेकिन प्राइमरी जितने हम इसको प्योर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सेकेंडरी वाले हमारे इतने ज़्यादा भी एक्यूरेट नहीं माने जाते हैं, और वो जो नॉर्मल एनालिसिस वगैरह होती है उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर देयर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग देम विद द प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, प्राइमरी के साथ कंपेयर करके पता लगा रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। वहीं मान लो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वाला। तो आई होप आपको प्राइमरी सेकेंडरी समझ आ गया होगा, और अगर आपको बाई चांस समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन सिंपल इतना करना कि देखो ये इंट्रो पढ़ लेना, 2 टाइप बता देना, और बस ये डेफिनेशन याद कर लेना कि प्राइमरी हमारे हाईली प्योर होता है और उसकी कंसंट्रेशन हमारी नोन होती है। बस 2 बातें याद रखना, हाईली प्योर होता है, स्टेबल होता है, मॉइस्चर होता है, ये सब हो गया। एग्जाम्पल में ये लिख के आ जाना। सेकेंडरी क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी के साथ स्टैंडर्डाइज किया जाता है, यानी कि ये याद रखना। तो इसकी कंसंट्रेशन वगैरह हमारी अननोन होती है, लेकिन हम इसको प्राइमरी के साथ स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी हो जाते हैं। बाकी ये हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, CO2 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और डिकम्पोज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्योर नहीं हुए, बस हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया है प्राइमरी के साथ में। बस ये हमारा दोनों का फर्क होता है। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में दोनों का डिफरेंस बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी से आप लोग क्या समझते हो। तो अब अगर देखा जाए तो हमारा जो यहाँ पहला पार्ट, यानी कि ये सारे के सारे टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिए। देखो नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस मैं आपको समझा अच्छे से रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, जैसे आप लोगों ने कहा था। बाकी आपको वीडियो यहाँ तक कैसी लगी और आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी वीडियो लेंदी थोड़ी हो चुकी है, तो भाई आप कितने लोग लगातार यहाँ तक देख रहे हैं ये भी एक बार बता सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपने एरर्स के बारे में, और एरर वाला पार्ट ही आज यहाँ तक अभी कवर करेंगे। तो अगर एरर्स के बारे में बात करें तो सिंपल क्या बोल सकते, देखो एरर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमारी गलत हो गई। जैसे हम जब कभी काम कर रहे होते हैं और एकदम करते करते बीच में एरर एरर ऐसे आ जाता है, मतलब कोई चीज़ हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो फार्मेसी के अंदर एरर एक्चुअल में क्या होता है, तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक 500 mg की पैरासीटामोल की टैबलेट बनाई। ठीक है, हमने बना दी। अब मैंने क्या किया ना, चेक किया एक टैबलेट को कि क्या एक्चुअल में उसमें 500 mg है। तो मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के बाद ग्रेविमेट्री या कोई और एनालिसिस मैंने क्या किया, पूरा कैलकुलेट किया। और जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने क्या पाया कि इसके अंदर सिर्फ 490 mg ड्रग प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, 490, और होना कितना चाहिए था, 500 mg होना चाहिए था। तो यहीं पे अगर हम एरर करेंगे तो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी निकल के आई है, 490 माइनस, या इससे उससे माइनस कर सकते हैं, और 500 mg हमारी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे कितनी निकल के आते हैं, 10 mg। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 10 mg का एरर हो गई, यानी कि गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या 10 mg ड्रग हमारा गड़बड़ हो गया, कहाँ गया, कैसे गया, ये हो गया। वही मान लो उल्टा हो जाता, मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे ये हो जाता कि 510 mg हमारा आ जाता, और होना कितना चाहिए था, 500 mg होना चाहिए था। तो यहाँ पे फिर से हमारा 10 mg का एरर आ जाता है। तो ये
हमारा एरर होता है कि हमारा 10 mg ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अब 10 mg नहीं, कितना भी हो सकता है, मान लो यहाँ यहाँ पे निकल के आ रहा है 520 mg, 500 mg होना चाहिए, तो यहाँ 20 mg का एरर हो गया। तो एरर बस सिंपल क्या बोल सकते हैं कि एरर एक्चुअल में वो गड़बड़ है, वो मिसकंसेप्शन है जो हमारा हो जाता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन, यानी कि ये पूरा होने के टाइम पे। ठीक है, तो एग्जांपल बोल सकते हैं, मान लो हमारी ट्रू वैल्यू 100 mg थी, जब मीजर हमने की तो हमारी 98 निकल के आई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीजर से माइनस करते हैं, ट्रू को याद रखना है, ये मैंने यहाँ से करके दिखा दिया। तो मीजर से ट्रू करेंगे माइनस को, तो यहाँ पे 98 मानेंगे तो -2 mg, यानी कि क्या -2 mg की यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वी ट्राई टू ऑब्टेन अ करेक्ट एंड रिलायबल रिजल्ट, यानी कि हमें करेक्ट और सही रिजल्ट चाहिए, लेकिन हमारी क्या होती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारी डिफरेंट आ जाती है ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू से। यानी कि हमने यहाँ पे टेस्ट किया था कि हमारा जो ड्रग है वो 500 mg आना चाहिए, लेकिन हमारा आ गया 490 mg। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे ये डिफरेंट आ गया, और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वही बस हमारे यहाँ पे एरर हो जाता है। अब यहीं पे अगर आपको थोड़ा और समझना हो तो छोटा सा एग्जांपल है, मान लेते हैं आप लोग बाजार जाते हो और आपको क्या करना है, 2 किलो आलू लेके आने हैं। तो जब आप यहाँ पे आलू लेके आते हो, 2 किलो ले आए, रुपये आप पूरे देके आ गए, घर आए और आपके घर पे तराजू थी, यानी कि आपके घर पे वेइंग मशीन थी, तजारू। तो आपने क्या किया, यहाँ पे वेट करके देखा, तो आपने क्या पाया कि वहाँ पे आपके 200 ग्राम जो है आलू कम निकले हैं। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि भाई या तो दुकान वाले ने ठग लिया या आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 200 ग्राम का आपका एरर निकल के आ रहा है। तो बस यही जो गड़बड़ी बीच की होती है, यही हमारे एरर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एरर, यानी कि देखो ये एरर हमने देख लिया कि भाई टैबलेट में ये गड़बड़ आई, लेकिन ये टैबलेट में गड़बड़ आई क्यों, तो इसके पीछे हमारे होते हैं सोर्सेज, यानी कि कुछ वजह से हमारे यहाँ पे एरर आ सकता है। अब इसमें पहला हमारा आता है पर्सनल या फिर एनालिस्ट एरर। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि मान लो जब मैं ड्रग को बना रहा था तो मैंने ड्रग को बनाते टाइम ना ध्यान नहीं दिया, यानी कि जो बनाने वाला बंदा था उसने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर केयर नहीं की, तो उस वजह से हो सकता है। अब इसमें इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आ सकता है, यानी कि जब हम ड्रग को मेजर कर रहे थे या डाल रहे थे उस टाइम पे हमने कोई इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लिया, या हैंडलिंग हमने अच्छे से नहीं किया, थोड़ा ड्रग हमारा गिर गया या थोड़ा ड्रग हमारा चिपका रहा, या फिर कुछ और मिस्टेक हमारी हो जाती, तो उस चक्कर में यहाँ पे एरर हमारा आ सकता है। सेकंड हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम अपनी टैबलेट वगैरह बना रहे थे उनमें कोई फॉल्ट होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था कि मान लो आपको आलू दिया, तो आलू दिया तो यहाँ पे जो आपकी वेइंग मशीन थी जिसपे आलू तौले गए थे, अगर मान लो वो वेइंग मशीन में ही हमारी गड़बड़ी हो, तो यानी कि दुकानदार की गलती नहीं थी, उसने तो हमको 2 किलो दिए, लेकिन जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट था जिसपे उन्होंने तौला था वो पता चले कि 200 ग्राम कम दिखा रहा हो या ज़्यादा दिखा रहा हो, तो आपका यहाँ पे ये आलू कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट अगर फॉल्टी हो या कैलिब्रेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट अच्छे से नहीं किया, जैसे आपने देखा होगा डलिया वो रखते हैं ना जिसपे आलू वगैरह रखेंगे, देन टीयर करते हैं, जीरो करते हैं, मान लो किसी ने वो टीयर ना किया तो जो आपकी डली जिसमें वो रखा जाता है उसका 100-200 ग्राम आता है। तो ये सब इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन या फिर इनकरेक्ट यूज की वजह से हो सकता है। थर्ड हमारा आता है मैथोडिकल एरर। इसमें क्या होता है, मेथड, यानी कि जब हम मान लो यहाँ टैबलेट को या किसी को बना रहे थे तो हमने गलत मेथड चूज कर लिया, यानी कि जब हम वेट कर रहे थे मान लो, तो हमने यहाँ पे ये एक होता है ये वाला वेइंग मशीन इलेक्ट्रिकल, तो आराम से वेट हो जाता है। एक होता है हाथ से हाथ से जो हम वेइंग मशीन पकड़ते थे, तो आपने देखा होगा इस तरह पूरा हम ऐसे करते हैं, अगर कोई ऐसे कर दे ना तो उधर का पल्ला उठ जाता था, ऐसे करते तो इधर का उठ जाता था। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गलत मेथड यूज कर रहे हैं, हमें ये वाला यूज करना है। यार बार बार तजारू निकल रहा है तराजू की जगह, तो ये हम मेथड यूज करेंगे। यानी कि कई बार होता है कि एनालिटिकल जो मेथड है वो यहाँ पे अनसूटेबल या गलत यूज कर लेते हैं, या रिएक्शन, मान लो यहाँ पे हमारा ड्रग बन रहा था तो हमने रिएक्शन पूरी नहीं होने दी, या जो कुछ लिमिटेशन थे उनकी वजह से एरर आ सकता है। फोर्थ हमारा आता है रिएजेंट एरर। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे ना कुछ हमें केमिकल वगैरह मिलाने पड़ते हैं जब हम अपने ड्रग वगैरह बनाते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक्सिपिएंट हमने गलत मिला लिया, तब ये गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे इम्प्योर, कॉन्टामिनेटेड या फिर अनस्टेबल या फिर इम्प्रॉपरली प्रिपेयर रिएजेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस चक्कर में हमारे पूरे के पूरे ड्रग में एरर आ सकता है। फिर हमारा आता है सैम्पलिंग एरर। अब जैसे जब हम रॉ मटेरियल ले रहे थे या सैंपल ले रहे थे तो हमने उसी टाइम पे गड़बड़ कर दी कि हमने सैंपल या तो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया या हमने प्रॉपर मिक्स नहीं किया या उसको रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, तब हमारा एरर आ सकता है। लास्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल एरर। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जैसे हम ड्रग वगैरह बना रहे होते हैं तो आपको पता है कि हम कंडीशन सेम रखते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, डस्ट, लेकिन हो सकता है कि ड्रग बनाते टाइम ये सब कंडीशन में हमारा कुछ वेरिएशन आ गया हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो तो ड्रग का डिकम्पोज हो सकता है, पानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है तो इससे हमारा मॉइस्चर वगैरह ऐड हो सकता है, ड्रग खराब हो सकता है, या लाइट सेंसिटिव ड्रग ऐसे खराब हो सकते हैं, या डस्ट वगैरह गंदगी लग जाए। तो ये क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ड्रग में एरर कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज थे, यानी कि पर्सनल की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मैथोडिकल पढ़ने यानी कि कोई गलत मैथड पकड़ लिया,
हमने जो रिएजेंट ऐड किया, जो केमिकल ऐड किया वो गलत हो गए, सैंपल हमने गलत ले लिया, या एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर हमारे क्या करते हैं, एरर कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारे सोर्सेस हो जाते हैं। फिर हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। अब अगर देखा जाए तो सोर्सेस और टाइप कुछ हमारे सेम से हो सकते हैं। तो टाइप का मतलब क्या है कि एरर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा आता है सिस्टमैटिक एरर, जिसको हम डिटर्मिनेंट एरर बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे कुछ ऐसे एरर हैं कि जब हम ड्रग बना रहे होंगे या कुछ भी काम कर रहे होंगे तो इनका आना तय है। अब जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लंबी लंबी वीडियो हो रही है 1 घंटे की, तो हो सकता है कहीं कहीं मेरी जबान फिसल जाए। अब जैसे मुझे याद है मैंने पहले बहुत टाइम बनाया था, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। अब बार बार ना मैंने उससे पहले जो काम किया था उसमें ये हमारा सोडियम है, तो मेरा क्या हो गया, दिमाग में गया, मैं यहाँ पे एन नाइट्रोजन था ना, इसको मैं बार बार सोडियम ही बोला जा रहा, मतलब दिमाग में ऐसा फीड हो गया, ऑटोमेटिक ही आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे एरर हैं जो मतलब धोखे से फिक्स थे कि भाई लंबा काम करोगे तो ये गड़बड़ हो सकता है, तो ये हमारे कुछ एरर है जो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वो एरर है जो हमारे डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं और आइडेंटिफाइबल होते हैं, यानी कि इनके कॉजेस को हम पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों था। अब मेरा कॉज था कि मैं इससे पहले इसको बार बार सोडियम का मैंने पूरा कुछ पढ़ाया था, तो मेरे दिमाग में वही बार बार सोडियम रिपीट हो रहा था, और इसीलिए जब मेरा एन आया तो मैं इसको भी सोडियम, क्योंकि मेरा वही है ना, दिमाग बड़ी चीज को ज्यादा देखता है, तो हमारा इधर ही ध्यान जा रहा था, तो यही पूरा हो रहा था, ठीक है। तो ये यूजली हमारे डिटेक्ट हो जाते हैं और उसको मिनिमाइज भी हम कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आता है पर्सनल एरर, यानी कि ये हमारे पर्सनल की मिस्टेक, केयरलेसनेस या फिर इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की वजह से होता है। जैसे मेरे यहाँ पे हुआ था, तो इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, अगली बार मैं और ध्यान से देखूंगा। देन इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये हमारा अगर फॉल्टी या फिर मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होगा तब हो सकता है, तो उसको हम दोबारा कैलिब्रेट करके ठीक कर सकते हैं। फिर हमारा मेथोडिकल है, यानी कि हमने गलत मेथड पकड़ा तब ये हो सकता है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। वहीं रिएजेंट में अगर गड़बड़ी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, जो सोर्सेस हैं वही हमारे एक्चुअल में टाइप हो गए कि अगर हमारे इन सोर्सेस की वजह से हो रहा है तो ये हमारे सिस्टमैटिक एरर कहलाते हैं, यानी कि ये आइडेंटिफाइबल है, हम इसको पहचान भी सकते हैं और हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल वही है कि मान लो इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की गलत कैलिब्रेशन, हम इसको इनकरेक्ट मतलब करेक्ट कर देंगे, ये हो गया। सेकंड हमारा आता है रैंडम एरर। अब देखो रैंडम का मतलब क्या है कि ये इनडिटर्मिनेंट है, यानी कि हमको पता नहीं है, रैंडमली यार हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे और आप इनको रोक ही नहीं सकते क्योंकि ये रैंडमली है। अब जैसे बार बार मैंने मुझसे तराजू के तजारू निकल रहा है, तो वो क्या रैंडम अपने आप निकल गया एकदम। तो ये क्या है, दीज एरर ऑकर रैंडमली एंड अनप्रेडिक्टेबल ड्यूरिंग एनालिसिस, यानी कि ये रैंडम है और अनप्रेडिक्टेबल है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब जैसे हमारे यहाँ पे सोर्सेस में एनवायरमेंटल वाले आते हैं, तो हमें पता है कि ये इससे होता है, तो हम इसको कैलकुलेट सही करके रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है, रीडिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिस वजह से ये एरर, तो इनको हम रैंडम एरर बोलेंगे। थर्ड हमारे आते हैं ग्रॉस एरर। तो बस सिंपली हमारे लार्ज एरर होते हैं जो मिस्टेक या केयरलेसनेस की वजह से होती है एनालिसिस के दौरान, जैसे कैलकुलेशन गलत हो गई, या रिजल्ट हमारा गलत हो गया, या इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग होगी, और इस वजह से एक बड़ा सा एरर हो जाता है जिसको हम यहाँ पे ग्रॉस एरर बोल देते हैं। तो बस ये सिंपल था, हमारे 3 टाइप के यहाँ पे एरर हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे आते हैं मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, और ये वाला पार्ट भी हमारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एरर को कैसे मिनिमाइज करोगे। यानी कि देखा जाए कि एक सिंगल क्वेश्चन है, एरर क्या होते हैं, एरर के सोर्सेज क्या है, एरर के टाइप्स क्या है, और कैसे हम उसको मिनिमाइज करेंगे। तो देखो कंप्लीटली हम एरर्स को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको प्रॉपर एनालिटिकल प्रैक्टिस फॉलो करके उसको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो इसमें पहला हमारा आता है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जो अभी तक हमने टाइप्स और सोर्सेज पढ़े थे उन्हीं से कुछ कनेक्टेड है। पहला आता है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, ठीक करना। अब जैसे मान लो वही मैं बोल रहा हूँ, किसी की वेइंग मशीन अगर खराब थी तो हमें डाउट होगा, उसने चेक किया और अब क्या करेगा, वो उस वेइंग मशीन को ठीक करेगा। अब ठीक कैसे करेगा, तो मान लो ये हमारी खराब वाली है, ये हमारी एक सही वाली है, तो हम क्या करेंगे, सही वाले पे देखेंगे कि 1 किलो आलू हमारे इतने हो रहे हैं, मतलब 2 ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नए वाले पे यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे जब रखा पुराने उसकी खराब वाली पे, तो यहाँ पे उसका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है मान लो 1.2 kg आ रहा है 1 किलो आलू का। तो यहाँ पे उसको क्या समझ आ रहा है कि उसकी जो मशीन है वो 200 ग्राम ज़्यादा, तो अगली बार वो किसी और को देगा ना तो वो 1 किलो 200 ग्राम ही आलू देगा 1 किलो का बोल के, क्योंकि उसने क्या किया, मशीन को अब सही कर लिया और वो इसको स्टैंडर्ड मान लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक स्टैंडर्ड को देख के अपनी इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को सही कर रहे हैं, वही हमारे यहाँ पे कैलिब्रेशन कहलाती है। तो बस इसमें हम क्या करते हैं, इट हेल्प टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर इन इंस्ट्रूमेंट। अब एग्जांपल देखा जाए तो अब वेइंग मशीन इज चेक यूजिंग स्टैंडर्ड 100 ग्राम वेट, यानी कि 100 ग्राम वेट से हम स्टैंडर्ड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा चेक कर रहे हैं, वो सिंपल बात है। फिर हमारा आता है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, तो जैसे जब हम कोई टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं तो हमें पता है कि जो सोल्यूशन उसको डायरेक्टली मशीन में तो डालेंगे नहीं, मान लो हम टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं तब उसको डालें, तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक रीडिंग लेते हैं, यानी कि केवल टेस्ट ट्यूब की रीडिंग कितनी आ रही है वो लेते हैं, और उसके बाद सैंपल के साथ में टेस्ट ट्यूब की रीडिंग लेंगे,
मतलब सैंपल के साथ में लेंगे पूरा, और अब हम क्या करेंगे, हम जो मान लो इसकी पूरे की रीडिंग आई होगी इसमें से माइनस कर देंगे ये ब्लैंक वाली रीडिंग, तो हमें क्या एग्जैक्टली जो सैंपल होगा ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ये मोस्टली हम लोग यूवी विजुअल या बाकी इनमें करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है जैसे लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, तो अब कुछ लाइट हमारी इसने भी एब्जॉर्ब की है जो हमारी टेस्ट हुई है, और कुछ लाइट हमारी इसने एब्जॉर्ब की है, तो हमें केवल सैंपल की चाहिए कि सैंपल कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक वाली रीडिंग लेते हैं, फिर हम पूरे इसके साथ लेंगे सैंपल के साथ में, तो बस सैंपल का जो टोटल रीडिंग है उसमें से ब्लैंक की माइनस कर देंगे, तो टेस्ट ट्यूब की तो माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस, तो हमें केवल सैंपल ने कितनी एब्जॉर्ब किया वो वैल्यू मिल जाती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या है ब्लैंक डिटर्मिनेशन भी करते हैं, जिससे एरर होने के चांस कम से कम हो जाए। तो एनालिसिस परफॉर्म विदाउट द सैंपल टू डिटेक्ट एरर, यानी कि विदाउट द सैंपल यूज करेंगे, रिएजेंट और सॉल्वेंट के मतलब उनकी करते हैं, जिससे जैसे मान लो कोई रिएजेंट सॉल्वेंट है उसकी भी निकल के आ जाए। थर्ड हमारा आता है कंट्रोल डिटर्मिनेशन। इसमें क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लो ये टेस्ट सैंपल पूरा कर रहे हैं, तो साथ में हम स्टैंडर्ड भी रख लेंगे जो हमारा प्योर वाला होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो इससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया रहेगा कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, क्योंकि स्टैंडर्ड का हमारा साथ है। तो स्टैंडर्ड या कंट्रोल सॉल्यूशन सब्सटेंस ऑफ नोन वैल्यू इज एनालाइज अंडर द सेम कंडीशन एज द सैंपल। जिस कंडीशन में हम लोग सैंपल को करें उसी कंडीशन में स्टैंडर्ड को करेंगे, तो इससे जो पॉसिबल एरर है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ हमारा आता है इंडिपेंडेंट मेथड। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो टू डिफरेंट मेथड, यानी कि मान लो हमें टेस्टिंग करनी है किसी ड्रग की, तो हम यहाँ पे दो अलग अलग मेथड से करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। इससे क्या होगा, अगर मान लो एक्चुअल में ड्रग में गड़बड़ी होगी तो वो दोनों मेथड में ही गड़बड़ आएगी, और अगर मान लो मेथड में गड़बड़ थी या हम लोग को करने में थी तो हम इससे, आपने कई बार वो एग्जांपल देखा होगा, हम लोग जब पैसे गिनते हैं ना नोट, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लो 1000 मतलब 50,000 नोट ऐसे गिने, गिन के हम क्या करेंगे, अब उसको पकड़ा देंगे, भाई तू भी गिन, फिर तीन तीन बंदे गिनेंगे कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है, और भाई चाहे आप 10 बार गिन लो, हमेशा एक नोट कम या ज़्यादा निकलता ही निकलता है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, बताना जरूर, क्योंकि होता जरूर है, वो एरर पता नहीं कैसे ठीक होगा। अब लास्ट हमारा मेथड आता है पैरेलल डिटर्मिनेशन। इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमारा सैंपल है तो इसको बार बार करेंगे, यानी कि एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, तो ऐसे क्या है कि जैसे हमारे मान लो ये आ रही है तो बार बार करेंगे, और जो ज़्यादा बार हमारा आ रहा है हम समझ जाएंगे कि हाँ वो एक्चुअल में उसका आंसर है, यानी कि वो एरर तो नहीं है। जैसे मान लो 100% है तो 98.9 आया, 99.1 आया, 99 आया, मतलब 1% की गड़बड़ी आ रही है, लेकिन बार बार इसी पर आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो हमारी इतनी होगी। तो यहाँ पे क्या हम बार बार करते हैं, यानी कि देखा जाए हम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारे एरर आ रहे थे, जो हमारा सोर्सेस था, तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हैं। सेकंड हमारा ब्लैंक है, यानी कि एक बार हम खाली करेंगे, फिर एक बार पूरा सैंपल के साथ करेंगे, तो खाली वाला माइनस कर देंगे, तो एक्जैक्टली सैंपल की वैल्यू मिल जाएगी, तो इससे एरर नहीं आएगा, सैंपल हमें एक्जैक्ट वैल्यू में मिलेगा। थर्ड कंट्रोल आता है कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन साथ में रख लेते हैं, जिससे जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम लोग नए जिम जाते हैं या हम कोई काम करते हैं, तो आपके साथ में या पीछे टीचर बैठ जाता है या ट्रेनर बैठ जाएगा, वो आपको देखेगा साथ में कि भाई तू कैसा कर रहा है, यानी कि वो स्टैंडर्ड है, और आप जहां भी गड़बड़ करोगे वो तुरंत आपको ठीक कर देगा, तो वो स्टैंडर्ड हो गया। फोर्थ इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक ही चीज को आप 2-3 अलग अलग मेथड से करोगे, तो अगर एक्चुअल में ड्रग में गड़बड़ी होगी तो वो हर मेथड में आएगा, अगर मेथड में कुछ गड़बड़ी है तो आपका ठीक आ जाएगा एरर। और फिफ्थ हमारा होता है पैरेलल, यानी कि आप एक ही सैंपल को एक ही मेथड से बार बार रिपीट कर रहे हो, जिससे कब तक आपका ठीक नहीं आएगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये आपका 5 मेथड है जिसकी मदद से आप लोग जो है एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। तो अब हमारे आज के इस वीडियो के कुछ आखिरी टॉपिक आते हैं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे एरर वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है, और ये पूरा पार्ट हमारा 10 मार्क्स में आता है, तो आप लोग उतना पार्ट अच्छे से करके आ सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, एरर आपको लगा कैसे, समझ आया कि नहीं आया, एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, और एरर को अपनी लैंग्वेज में, कि आप लोग जब एग्जाम में लिख के आओगे तो आप एरर को कैसे लिख के आओगे ये बताओ कमेंट सेक्शन में। देसी तो नहीं लिख के आ जाओगे भाई उसने 10 रुपए लिए, मुझे केवल 90 लौटा है, 10 का एरर हो गया, तो आप कैसे लिखोगे ये बताना। अब बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। देखो एक्यूरेसी जो हमारा वर्ड है वो एक्यूरेट से आया, कि भाई कोई कितना एक्यूरेट है। अब एक्यूरेट आपने सुना होगा, भाई वो एक्यूरेट बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है। अब ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक यहाँ पे ड्रग लिया पूरा 100 mg वाला, और मैं क्या कर रहा हूँ उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ना कुछ इस तरह निकल के आ रही है कि पहली बार में निकली 99.8 mg, दूसरी बार में निकला 100.1 mg, एंड तीसरी बार में 100 mg निकल के आ गया। तो एक्यूरेट का मतलब होता है कि जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज निकल के आ रही है, यानी कि क्लोजनेस कितनी है, क्योंकि जितना क्लोज होगा वो उतना ही एक्यूरेट होता है। तो सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इट टेल अस हाउ क्लोज आवर रिजल्ट इज टू द करेक्ट वैल्यू, यानी कि जो करेक्ट वैल्यू है उससे कितना मतलब क्लोजली हमारा ये निकल के आ रहा है, यानी कि इट इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना क्लोज आ रहा है। एग्जांपल वही है कि मान लो 100 mg है, तो इनमें सबसे क्लोज वैल्यू तो हमारी 100 mg है, तो यही हमारी इसकी एक्यूरेसी निकल के आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा हाईली एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा 100 mg निकल के आ गया। वही अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे बताना, मान
लेते हैं कि हमारी जो ट्रू वैल्यू थी वो 100 mg थी, ठीक है। अब मैंने जब वैल्यू निकाली तो मेरी 88.89 निकली, फिर मेरी 88.90 निकली, एक मेरी यहाँ पे मान सकते हैं कि 102.5 निकली। तो अब आपको बताना है कि इनमें से एक्यूरेसी कौन सी है, यानी कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना, थोड़ा ट्रिकी हो गया। बाकी जो एक्यूरेसी है उसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर से, रिलेटिव एरर से और परसेंटेज एरर से। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये है कि टोटल हमारा एरर कितना निकल के आ रहा है, तो बस मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू निकाल दोगे। मीजर्ड मान लो अगर यहाँ 100 है और यहाँ 100 है तो भाई एरर बिल्कुल नहीं आया। वही मान लो 100.1 है, यहाँ 100 है तो एरर 0.1 आया। वही मान लो ये है तो 0.2 आया। तो इस तरह ये हमारे एरर की वैल्यू है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अब जो एब्सोल्यूट एरर निकल के आया, यानी कि ये जो आपका निकला है ये आपको यहाँ पूरा लिखना है अपॉन में नीचे ट्रू वैल्यू कितनी थी। अब जैसे मान लो ये हमारा था 101 था, तो 100.1 इंटू सॉरी माइनस ट्रू वैल्यू आपकी 100 थी अपॉन आपका यहाँ पे जो ये है ट्रू वैल्यू यानी कि 100 थी इंटू 100 आपको ऐसे निकालनी है। तब आपका ये पूरा इस तरह का निकल के आएगा, यानी कि जो भी होगा, यानी कि पहले एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है, देन आपको यहाँ डिवाइड करना है ट्रू वैल्यू से, और फिर आपको यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। करके देखोगे आपका हो जाएगा, सिंपल ही है। अब हमारे यहाँ नेक्स्ट आता है प्रिसीजन के बारे में। अब प्रिसीजन क्या होता है कि जैसे हम जब बार बार कोई चीज़ करते हैं तो रिपीटेड मोड पर कौन ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही है। अब वही मैंने बोला कि मान लो हमारा 100 mg था, अब मैं टेस्ट करा तो एक बार 98.1 आया, फिर 98.2 आया, फिर 98.1 आया, फिर 98.2 आया, फिर हमारा 98.1 आया। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा बार जो है 98.1 आ रहा है। तो बहुत चांस है कि यहाँ पे जो मेरा सैंपल होगा ना, इसमें हो सकता है कि 98.1 mg ही हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरी बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ है, कौन सी वैल्यू हमारी बार बार रिपीट हो रही है, वो हमारी प्रिसीजन कहलाती है। अब ये रिजल्ट हमारे हाईली प्रिसाइज है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन अगर मान लो हमारी ट्रू वैल्यू 100 mg है तो ये हमारे क्या होंगे 2 mg के करीब डिफरेंस है, तो रिजल्ट हमारा उतना एक्यूरेट नहीं है। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करके देखें दोनों में क्या फर्क आ रहा है कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो इस पे डिपेंड करती है कि इसके पास में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, और जो हमारी ये है प्रिसीजन है वो हमारी इस पे डिपेंड करती है कि कौन सी वैल्यू हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 100 mg है, ठीक है। अब मैंने इसको जब मेजर किया तो बार बार ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो अब इसमें अगर हम देखें एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि कौन सा ज़्यादा क्लोज है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 98.9, 99.9, 99.9, 99.5 ये हुआ और 99.6, तो इसमें सबसे क्लोज हमारा कौन है, ये है। तो ये हमारे एक्चुअल में क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये मेरा रिजल्ट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रिसीजन के बारे में, तो प्रिसीजन में क्या है 99.9 है, 98.8, 99.5, ठीक है, 99.5, 99.8, 99.5, 99.6। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू हमारी 3 बार आई है, ये वैल्यू 2 बार आई है, ये तो ये वैल्यू जब मेरी बार बार आई है तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी क्या कहलाएगी, इसकी प्रिसीजन कहलाएगी। अब इसको देखा जाए ना एक्चुअल में तो इसको ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे क्योंकि ये वैल्यू मेरी बार बार आ रही है, और अगर कोई रिजल्ट मेरा बार बार आ रहा है तो बहुत चांस है कि यही मेरी करेक्ट वैल्यू हो। तो एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा क्लोज है, और प्रिसीजन मतलब कौन सी वैल्यू मेरी बार बार आ रही है। तो बस ये 2 नंबर में कंसेप्ट आते हैं, आप लोग आराम से करके आता ना। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है आज की इस वीडियो का, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये क्या होते हैं, तो जैसे यहाँ मैं क्या बोल रहा था कि ये प्रिसीजन है, ठीक है। तो जब प्रिसीजन को हमें लिखना होता है, अब जैसे मान लो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये इस तरह निकल के आती है 99.5432। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इसको मैं 4 वैल्यू तक लेके गया हूँ, तो ये मेरा क्या और ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी कि और मेरा आंसर क्लोज हो सकता है। वहीं मान लो जैसे हमारी परसेंटेज होती है, तो मान लो 90% बनी, किसी ने बोला 90% बनी, तो ये नॉर्मल है। वहीं मैं बोलूँ कि 90.8543 ऐसे परसेंट बनी है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, प्रिसाइज ज़्यादा ये है क्योंकि ये क्या है हमारी बहुत ज़्यादा अंदर तक है। तो कुछ इसी पे बेस होता है मेरा कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में हमारे वो डिजिट होते हैं जो हमारे प्रिसीजन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हमारे सर्टेन डिजिट है उनको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे उसी पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरा मेजरमेंट है 12.35 ग्राम है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारे टोटल 4 है, यानी कि 1 2 3 4 चारों हैं। अब इसके ना रूल समझ लें, और रूल बहुत ही आड़े टेढ़े होते हैं, समझते हैं। पहला आता है नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी डिजिट हमारे जीरो नहीं है, यानी कि जीरो से ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 2 4 5 है तो हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये एक बार पूरा पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पूरा 5-7 नंबर में आ जाता है। तो वहाँ पे इंट्रो भी लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, और इसके बाद ये रूल है ना ये भी आपको लिख के आने पड़ेंगे, और इंपोर्टेंस भी लिखना पड़ेगा। तो पहला रूल क्या था कि नॉन जीरो
जितने भी डिजिट होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होते हैं। सेकंड आता है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे मान लो ये नॉन जीरो डिजिट हो गए, अब इसके बीच में जो भी हमारी वैल्यू जीरो कितने भी लगा दो वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट में काउंट हो गए, यानी कि 4 है। वही मान लो मैं ऐसे कर दूं ये पूरा पूरा करके, अगर आखिरी में मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे क्या 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि किसी भी वैल्यू के बीच में जीरो आ रहा है तो वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट हो जाता है। फिर आता है जीरोज बिफोर दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब जैसे ये है हमारा, तो इससे पहले यानी कि जो हमारे नॉन जीरो डिजिट है इनसे पहले चाहे कितने भी जीरो लगा दोगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जीरो हमारे इंडिकेट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर में सिर्फ हमारे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। क्या बोलेंगे? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे प्रेजेंट है। अब ये हो गया, या अगर मान लो ऐसे लिखते हैं 0025, तो यहाँ पे भी सिर्फ हमारे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यू उनसे पहले कितने भी जीरो आ जाएंगे उनको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। अब फोर्थ रूल हमारा आता है जीरोज आफ्टर अ डेसिमल एंड आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे ये है तो मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 पॉइंट लगा दिया मैंने डेसिमल। अब इसके बाद कितने भी जीरो लगाऊंगा वो सारे के सारे मेरे काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे? क्योंकि मैंने क्या बोला, हम पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू में जा रहे हैं ना वो हमारा और प्रिसाइज होता जा रहा है कि हम और डीप आंसर में जा रहे हैं, इसीलिए ये सारे के सारे हमारे क्या है काउंट होते हैं। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हमारी नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये हमारे प्रिसीजन को काउंट करता है। तो यहाँ पे 4 होंगे। वही मान लो 2.50 है तो यहाँ पे भी इस जीरो को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम काउंट करेंगे, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वहीं पे हमारा आता है ट्रेंडिंग जीरो इन अ होल नंबर में भी एमएचएल। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लगाया, मैंने क्या किया ऐसे लिख दिया 2000 लिख दिया। तो पता है मैं यहाँ पे क्या काउंट करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक काउंट करूंगा, यानी कि केवल मेरा एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब यहीं पे ना थोड़ा माथा घूम जाता है, सर 2.00 देखा जाए ना तो इसको हम वैल्यू में 2 ही बोलेंगे, और यहाँ पे देखा जाए 2 तो इसको हम 2000 बोलेंगे। यानी कि देखा जाए इस 2.00 और यहाँ 2000 में ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक को काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे 4 को काउंट कर रहे हैं। क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारी नॉर्मल जो वैल्यूज हैं कि भाई 2000 रुपए 10,000 है उनको नहीं इंडिकेट कर रही है, ये हमारे इंडिकेट करता है कि कोई भी जो हमारा आंसर आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो कितनी प्रिसाइज है, यानी कि कितने अंदर तक जा रही है। और वो अंदर तक हमारी तभी जाएगी जब वहां पे पॉइंट लगा होगा, यानी कि पॉइंट लग के हम अंदर तक, इसीलिए तो इसलिए जो ये वाले होते हैं ना इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, यानी कि इन जीरो जितने भी है 3 लिखेंगे तो ये हमारा 2 आएगा केवल। तो यहाँ पे क्या है कि केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारी आती है, तो इनको हम एम्बिगस बोलते हैं, यानी कि प्रॉपर्ली सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं यानी कि नॉर्मल वैल्यू के बाद अगर कितने भी जीरो आएंगे वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, यानी कि उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं मान लो 200 है तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस हमारा क्लियर नहीं है, लेकिन वहीं पे मान लो हम यहाँ करते हैं 200.0 लगा देते हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यानी कि अगर पॉइंट या डेसिमल लग गया तो हम सबको काउंट करेंगे, और अगर डेसिमल नहीं लगा तो हम केवल इनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखा था टोटल 5 रूल है, एक बार रिवाइज करते हैं। जितने भी नॉन डिजिट जीरो उन सबको हम काउंट करेंगे, जैसे 2-3 जो भी है। इसके बाद अगर हमारी नॉन डिजिट के बीच में चाहे जीरो लग जाए, लेकिन अगर इधर उधर नॉन जीरो वाले डिजिट है तो इन सबको हम काउंट करेंगे, जैसे इसमें 4 है, इसमें हमारी 6 है। फिर हमारी जीरो जो फर्स्ट नॉन जीरो है, यानी कि चाहे पॉइंट हो चाहे पॉइंट ना हो, अगर ये नंबर से पहले जितने भी जीरो है इन सबको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे इतना आएगा। फिर जीरो आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल लगा है तो डेसिमल के बाद के जितने भी जीरो है सब काउंट होंगे, चाहे नंबर डेसिमल के बाद नंबर है उसके बाद भी जीरो सब काउंट हो, मतलब पॉइंट सब काउंट होंगे। फिर ट्रेलिंग जीरो हमारे क्या है एम्बिगस होते हैं, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट आप मत लिख के आना, आप एम्बिगस लिखना, यानी कि थोड़े से मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम इसको पूरा मतलब ऐसा नहीं बोलते नॉन सिग्निफिकेंट, बस हम ये बोल देते हैं कि भाई अनक्लियर है, ये हमारा क्लियर नहीं है, हम इसको काउंट करें कि ना करें ये हमारे लिए क्लियर नहीं होता है। और जो हमारे ऐसे होते हैं ना 10⁻3 4 5 6 है, इनको भी हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2.3 है तो इसमें हम सिर्फ एक बोलेंगे। भाई मान लो अगर मैं ऐसे करता हूँ 2.00 इंटू 10⁻3 करता हूँ ना, तब फिर मैं जो है इनको 3 काउंट करूंगा। क्योंकि पता है 3 काउंट क्यों करूँगा? क्योंकि इसमें जो कटेगा ना वो पहले इनको कट करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू इनकी आ रही है तो हम इनको 3 काउंट कर लेंगे, लेकिन इसको हम सिर्फ 1 काउंट करेंगे। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन आई होप आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। बाकी इंपॉर्टेंस हमारे क्या है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रिसीजन को इंडिकेट करते हैं, जो हमारी मेजरमेंट होती है कितना प्रिसाइज आ रहा है। देन जो रिपोर्टिंग मतलब अननेसेसरी डिजिट होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, जैसे हमारा ये हो गया अननेसेसरी है। देन हेल्प इन प्रॉपर कैलकुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट, यानी कि जो कैलकुलेशन वगैरह प्रॉपर होती है रिपोर्टिंग उनमें हेल्प करते हैं, और जो हमारा रिजल्ट होता है उसको रिपोर्ट करने में मतलब इंश्योर करता है कि हमारा ग्रेटर प्रिसीजन पूरा दिखे।
बाकी जो अभी तक आपके मन में डाउट रहा होगा, तो देखो जब हमें सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत ही यहाँ पे नहीं पड़ रही है, हमें जरूरत कब पड़ रही है, जब हमारा पॉइंट के बाद ऐसा नंबर आ रहा है। तो अगर हमारी मान लो कहीं वैल्यू 2000 आ रही है, कहीं 4000 आ रही है, तो हमें क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेंगे ही नहीं। हमें जरूरत है ऐसे टाइम पे जब हमारी प्रेसिजन निकालनी है, यानी कि अगर 100 mg है और यहाँ पे पूरा 100 आंसर आ गया, तो हमें जरूरत ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर की। लेकिन जब ऐसा आंसर आता है 99.5 ये सब आता है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। और हमें जो देखो एग्जाम में तो आपको ये पूरा लिख के आना पड़ेगा, लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बताने, आपको यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू में प्रिसीजन में ये हेल्प कर रहा है पॉइंट के बाद कितना क्या जा रहा है। तो ये था पूरा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अब अगर देखा जाए तो आपका लगभग मोर देन हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूरी यूनिट 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बन चुकी है। तो भाई कैसी वीडियो लगी एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो चुकी है, लेकिन आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। बाकी आप लोग क्रैश कोर्स में जाके इनरोल कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगी। और जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम इंप्योरिटीज प्लस लिमिट टेस्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।